कौन से डॉक्टर है? मैं सेक्सुअल हेल्थ की डॉक्टर हूँ। दही वाले बैक्टीरिया वही होते हैं जो वजाइना में होते हैं। कितने कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था। आज भी भरा है, 3 साल हो गए। रोज कोई ना कोई, अरे ये तो दही वाली मैडम है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ आज भी आप कॉन्डोम लेने जाओ तो ब्लैक पैकेट में देते हैं। आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था स्कूल में? हाँ। हमें हमारी टीचर ने आके बताया था, मतलब पराकाष्ठा ये है, काट दिया, बोलते हैं इसको काट दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। सबसे फनीएस्ट डीएम क्या मिला आपको? मेरी वाइफ का साइलेंसर पूरा कैसे करें। इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। Does size really matter? It is not the size of the boat, but the size of the wave that matters. अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और आप अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। Why women talk more about period, boob, vagina? मेरे को बहुत लोग मैसेज करके ट्रोल करते हैं, आपके पास और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहा है, आप सिर्फ पीरियड्स और बूब्स की बात करती हैं। लड़कों का हो जाता है, विमेन ऑर्गेज्म बहुत टाइम लेता है। वही बात है कि खुजली यहाँ है, आप खुजली यहाँ कर रहे हैं। What is this G spot? एक मैजिक बटन है, उसको दबा दीजिए तो बस। लड़कों में भी कोई G spot होता है? लड़कों में एक P स्पॉट होता है एक्चुअली। जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई। कॉन्डोम्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए? काफी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया, तो उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है। फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? यू कांट गेट प्रेग्नेंट इफ यू हैव सेक्स स्टैंडिंग अप, इज इट ट्रू? नहीं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहाँ चाहो जैसे। मम्मी वाला पॉडकास्ट देखेंगे? देखेंगे। आंटी प्लीज इस पॉडकास्ट से मुझे जज मत करना आप। अरे वो आपकी बहुत फैन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। लड़कों में वर्जिनिटी ऐसा कुछ होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। क्या अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है? क्या सवाल है। एवरीडे सेक्स इज गुड, इससे वेट लूज होता है? 1 घंटे के सेक्स में 360 कैलोरी बर्न होती हैं, इतना स्विमिंग में भी हो जाती हैं, तो मतलब इट्स अ चॉइस, आपको कैसे पानी में डूबना है। सेक्स के लिए उम्र मायने रखती है और इज इट फॉर यंगर पीपल ओनली? अरे बूढ़े लोग बहुत सेक्स करते हैं। तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही हैं? ये आईवीएफ सेंटर में मनचाहे बच्चे आते हैं, लड़का लड़की चूज होता है? बेबी का सेक्स होता है, वो स्पर्म डिसाइड करता है, एग नहीं डिसाइड करता है। मतलब मर्द ही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। हम उस देश में रहते हैं जहां माँ बाप चाहते हैं कि सही उम्र में आप शादी कर लो, सही उम्र में बच्चे पैदा कर लो ताकि नाती पोता देख के वो सीधे ऊपर चले जाए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोग छिप छिपाकर पॉर्न खूब देखते हैं, लेकिन जब बात सेक्स एजुकेशन की आती है तो चाहे माँ बाप हो, रिश्तेदार हो या समाज हो, सब मुंह बिचकाने लगते हैं। और ये सवाल अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि जब माँ बाप चाहते हैं कि लड़के बच्चे शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, तो फिर सही जानकारी से इतना मुंह क्यों बिचकाना? इसलिए आज सारी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कुछ सवालों पर हम भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश यही है कि बात जो सही है वो आप तक पहुंच जाए। और इसीलिए हमारे साथ हैं तनिया। हेलो तनिया, पहले तो अपना नाम बताओ मुझे यार आप, क्योंकि तनिया नरेंद्र, ये तानिया है, तनिया है, तन्या है, क्या है? नया तानया, नया के आगे आप तो लगा दीजिए तो मेरा नाम बन जाता है। इस नाम की कहानी बहुत ही अनइंस्पायरिंग है। तनया का मतलब होता है बेटी। मेरे माँ बाप ने देखा बेटी पैदा हुई है, नाम रख दिया संस्कृत में बेटी। तो आपने कहा नहीं कि थोड़ी मेहनत कर लेते? और नहीं, अब ठीक है, अच्छा नाम है, मुझे पसंद है, थोड़ा म्यूजिकल है, तनया नरेंद्र, अच्छा लगता है। और ये जो आपको नाम मिला डॉक्टर क्यूट्रियस, ये इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी बहुत ही ऐसी द सेम वे, ये बड़ा ही लिटरल था। मैं एक किसी दोस्त के साथ बैठी हुई थी और मैंने सोचा भाई इंस्टाग्राम लॉन्च करना है। तब मैं ऑक्सफोर्ड में थी और ऑक्सफोर्ड के मेरे सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा नर्डी टाइप के थे, तो मेरे दिमाग में पहला नाम आया, इसका नाम मैं रखूँगी यूटेरोसॉरस रेक्स। बहुत ही भारी भरकम नाम। टिरानोसॉरस रेक्स मेरा फेवरेट डायनासोर है। मैंने कहा टिरानो हटाओ, इसमें से यूटेरो लगा दो। हमने कहा नाम रखा तो जाए, पर फिर पहली बात ये आई कि आधे लोग स्पेल नहीं कर पाएंगे, दूसरा लोगों को नाम नहीं याद रहेगा। फिर मैंने सोचा कि जो यूटेरस होता है, जो हमारी बच्चेदानी होती है, हमारी बॉडी का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आई डोंट बिलीव इन कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी बीइंग द मेन फोकस। आई थिंक गायनेकोलॉजी शुड बी द मेन फोकस, क्योंकि हम सबका पहला घर यूट्रस होता है।
चाहे आप IVF से पैदा हुए हों, चाहे आप नेचुरल कंसेप्शन से हुए हों, एवरीबडीज़ फर्स्ट होम इज़ द यूटरस, एंड हम सब के लिए फर्स्ट होम की मेमोरीज बहुत अच्छी होती हैं. मैं सोचा थोड़ा इसको PR कैंपेन इसका बेटर करना है, इसको अच्छी ब्रांडिंग देनी है. एंड अच्छी ब्रांडिंग में मैंने सोचा क्यूट प्लस यूटरस इज़ क्यूटरस. एंड उस समय मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रही थी. तो दैट इज़ हाउ द नेम वाज बॉर्न. नाइस. ये भी म्यूजिकल लगता है. थोड़ा ऐसे मज़ा होना चाहिए ना. ऐसे साइंस इतना डरावना बना देते हैं लोग, इतना बोरिंग बना देते हैं. में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तनिया की सबसे खास बात ये है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हो. पढ़ाई मैंने ऐसी करी है. ऐसे पढ़ाई हो जाती है. मतलब याद नहीं रहता है ना अदरवाइज. क्योंकि मेडिसिन में इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, इतने भारी भारी कॉन्सेप्ट्स और एक साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट रटने पड़ते हैं. दैट डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन का ये कहना है कि अगर आप अपना सब्जेक्ट, अपना कॉन्सेप्ट किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट आता है. एंड इस बात को मैंने इतनी ज़ोर से गांठ बांध ली कि मैंने सोचा कि सारा फ्रेजिंग, सारा अपना एक्सप्लेनेशन, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, मैं इस एसेंशियल कॉन्सेप्ट से पढ़ूंगी और दूसरों को पढ़ाऊंगी. तो वो चल गया, दूसरों में रेजोनेट कर गया. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए सवाल तैयार कर रहा था तो कई बार मैं खुद दाएं बाएं हो जा रहा था, या मैं किसी से पूछ रहा था कि यार क्या सवाल पूछें, और 2 सवाल आने के बाद आई वाज लाइक कोई नहीं, मैं सवाल ढूंढ लूंगा. अब जो जिससे मैंने ओपनिंग की कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे टाइम से शादी कर ले, टाइम से उनके बच्चे हो जाएं, सही समय पर बच्चे होने चाहिए, बट सही जानकारी से हम इतना क्यों झिझकते हैं फिर? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्यों झिझकते हैं. ये कंट्री, आई मीन बहुत ही क्लीशेड बात है, पर हमारी कंट्री में कामसूत्र लिखा गया है. हमारे यहाँ बहुत एक सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है. अभी सडनली वो हो गई है बात, पता नहीं क्यों. बचपन से हो रही है. हमने स्कूल में भी हम थे, बायोलॉजी के टीचर में आते थे, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को यूँ निकल जाते थे. कोई एक हंस दिया, उसको 2 थप्पड़ मार दिया, भाग गए. तो वो बचपन से माहौल देखा है हमने, मतलब वो एक हो रहा है. हम उस देश में रहते हैं जहाँ आज भी आप कॉन्डोम लेने जाओ तो ब्लैक पैकेट में देते हैं. 100%. आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था स्कूल में? हाँ. हमें हमारी टीचर ने आके बताया था. मतलब पराकाष्ठा ये है, घर पे पढ़ लेना. नहीं, काट दिया, बोलते हैं इसको काट दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा. और एक्चुअली वाकई एग्जाम में नहीं आया वो. तो हम में से किसी ने नहीं पढ़ा वो. फॉर दिस रीज़न अब मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे पेरेंट्स फर्टिलिटी का सेंटर चलाते हैं. तो मतलब मेरे घर में शुरू में से कॉन्वर्सेशन बड़ा फ्रैंक था. यूटरस के मॉडल्स ऐसे इधर उधर पड़े रहते थे. तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी हो वाली बात है कि इसको काट दो एग्जाम में नहीं आएगा. तो आई थिंक एटमोसफियर, एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क देता है कि आपका थिंकिंग क्या है इस मामले में. एंड हमारे देश में शायद पोस्ट कॉलोनियल ऐसा एटमोसफियर आ गया कि मैं तो पता नहीं हुआ, तो मुझे टाइम मशीन बना के देख लेंगे. बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप कैसे कंफर्टेबल करते हो लोगों को? आई एम श्योर जब आपके पास लोग भी आते होंगे तो बहुत झिझकते होंगे अपनी बात कहने में, या वो खुलकर आते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि सामने वाला किस तरह से आ रहा है. बिकॉज आई थिंक मेरे दिमाग में ये इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. आप किसी ENT डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको समझाएंगे कि कान के पर्दे में दिक्कत है, तो मतलब ये तो नॉर्मल है. कितनी नॉर्मल बात है, उसमें वो थोड़ी हिचकिचाएंगे. तो मेरे लिए भी एक बहुत ही क्लिनिकल सी चीज़ है. जो आपके पास लोग आते हैं, पेशेंट्स आते होंगे, या जो लोग आपको DM करते होंगे, या कमेंट सेक्शन में खास तौर पर कभी किसी ने ऐसा लिखा कि यार मैं कमेंट नहीं कर पाया इसलिए मैंने इनबॉक्स कर दिया? आजकल बहुत सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ऐसे ऑनलाइन बदतमीजी काफ़ी शुरू हो गई है, तो लोग पब्लिकली नहीं लिखते हैं. बट व्हाट आई मीन इज़ कि मेरा माइंडसेट इतना उसको लेके क्लिनिकल एंड फैक्चुअल है कि अगर सामने वाला झिझक भी रहा हो तो मैं इतना नॉर्मली बात करती हूँ उसके बारे में, बिकॉज इट्स साइंस फॉर मी. कि एक तो मैं रियलाइज़ नहीं करती हूँ दूसरा सामने वाला क्या सोच रहा है, एंड B मेरे ईज से शायद सामने वाला भी ईज पे आ जाता है. ओके. तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं सेक्शुअल हेल्थ की डॉक्टर हूँ. इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे नहीं करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अगर अबॉर्शन है तो आपको किस तरह से एक्सेस करना है, किस डॉक्टर के पास सही से जाना है, सेक्सुअल या इंटीमेसी इश्यूज़ हैं किसी कपल में, कुछ ऐसे वजाइनल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है, इनमें क्या करना है. सो अ वेरी ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स. पेन क्यों हो रहा है, पेन कैसे ना होए. मैं मेनली फीमेल्स के साथ डील करती हूँ, मैं मेल सेक्सुअल हेल्थ नहीं देखती हूँ. सो दिस इज़ माई एरिया ऑफ वर्क. ओके. आई एम श्योर क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो, बहुत सारे वीडियोस आते होंगे. इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चंस पे जाऊँ, थोड़ा थोड़ा फन पार्ट हम रख लेते हैं. सबसे फनीस्ट DM क्या मिला आपको अब तक? अरे बहुत सारे आते हैं. ऐसे मैं ऐसे लिस्ट निकालूँ तो रोज़ कुछ आएगा अनोखा. कुछ जिससे सुन के आप हंस दिए, मम्मी के पास गए कि यार ये देखो? अरे अभी आया था एक कि
मैडम मुझे मेरी वाइफ का साइलेंसर गोरा करना है, बताओ कैसे कर। क्या होता है साइलेंसर? मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई और किसी और ने, मेरी टीम में किसी ने ये डीएम पढ़ा तो मेरे पास फ़ोन आया बताने को कि आपको पता है ये डीएम आया है। तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें आती रहती हैं। ये नॉर्मल प्रोफाइल से भी आती हैं, मतलब अच्छी प्रोफाइल से भी? मतलब प्रोफेशनल आईडी वाईडी, आपके परिवार के साथ फोटोज लगी होंगी, फिर भी लोग कुछ भी भेज देते हैं। ठीक है, आई मीन आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई एम हियर टू आंसर क्वेश्चंस, दैट इज माय जॉब। इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है? 100% विदाउट अ डाउट। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं, हम रोहित शेट्टी से फिजिक्स सीखते हैं और हम पॉर्न से सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन कितना, मतलब अभी आप कहाँ पर देख रहे हो? आई थिंक बहुत बड़ी गैप है। एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मुझे स्कूल्स बुलाते हैं कॉन्वर्सेशंस के लिए, इलाहाबाद में स्कूल्स बुलाते हैं। और एक एरिया है जिसमें आप पीरियड भर शब्द बोल दीजिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक वो जैसे क्लास डिवाइड है ना, वैसे हमारे यहाँ एजुकेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा है अभी एज व्हेन इट कम्स टू सेक्स एड। मतलब हाँ, ये बात सच है कि अभी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी पीरियड शब्द से भी लोग, कई लोग सहम जाते हैं, रूह काँप जाती है लोगों की। हाँ। हाय राम, ये क्या बोल दिया। और ये बोथ वे से। हाँ हाँ, आई थिंक लड़कियां भी बोलने में हिचकिचाती हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी कंपनीज है जो मेंस्ट्रुअल लीव ऑफर करती हैं और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं अवेल करते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट माय डीएम्स टेल मी, कि किसी को बताना पड़ेगा। मैनेजर को मैं क्यों बताऊं कि मेरा पीरियड चल रहा है? मतलब उनको क्यों इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी दूँ, मैं ये बातें क्यों मेंशन करूँ? इतनी नॉर्मल सी बात है, मतलब हर महीने हो रहा है सालों तक हो रहा है। तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है एंड एक टैबू। वही जैसे अगर आप, जैसे आपने बताया कॉन्डम लेने जाएं तो काले पैकेट में मिलता है, अगर आप पैड लेने जाएं तो पहले दुकानदार उसको न्यूज़पेपर में रैप करेंगे, फिर वो एक काली पन्नी में भरेंगे, उसके ऊपर वो एक नॉर्मल पन्नी में देंगे कि ये ना सोचे सामने कि काली पन्नी है तो पक्का पैड होएगा। तो इतना ज़्यादा इसको 3-3 लेयर्स तो आपने ऐसे ही चढ़ा दी। किस बात का इतना सोशल स्टिग्मा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों है ये? मतलब कोई सोचा नहीं आपने? आपको तो रोज डील करते होगे लोगों से। मैं अगर इसकी फिलॉसफी में लग जाऊँ तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। कभी ट्रोल हुए हो बहुत ऑनेस्ट होने के लिए? बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा, इन बातों को रखने के लिए? बहुत ज़्यादा हरासमेंट बहुत होता है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप के डीएम्स आते हैं जिसमें लोग मुझे बहुत डिटेल में थ्रेट्स भेजते हैं, ईमेल्स आते हैं थ्रेटनिंग कि आप भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, या आप औरत हो कि आपके मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल रहे हैं, जैसे शरीर का कोई भी अंग अपशब्द होता है। बट हाँ, मतलब काफ़ी मोरालिटी क्राइसिस, मोरालिटी पैनिक हो जाता है लोगों को कि आई एम समहाउ गोइंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इवन दो हमारा कल्चर ऐसा तो है नहीं। कि हमारा कल्चर थोड़ी सिखाता है चुप रहना, हमारा कल्चर तो बॉडी को सेलिब्रेट करना सिखाता है। तो ठीक है, मैंने इस पॉडकास्ट को 3-4 हिस्सों में बांट रखा है। एक सेक्शन है मेन को लेकर, एक सेक्शन है वीमेन को लेकर, एक सेक्शन है जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं सेक्स लाइफ को लेकर, और एक है मिथ्स को लेकर। आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? मिथ से शुरू करते हैं। ओके, मिथ से शुरू करते हैं। चलो, सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की ज़रूरत है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन होता है, जैसे पीनस में एक्सटर्नली एक इरेक्शन होता है, वैसे अगर हम समझ लें कि वजाइना में इंटरनली एक इरेक्शन हो जाता है, एक स्पेस बन जाती है। तो वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने। तो टाइट करना इज़ गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। वो टाइट वजाइना से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पेन होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं एंड इट्स यूजुअली अ साइन ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो पेल्विक फ्लोर आपका सही से नहीं फंक्शन कर रहा है तो वजाइना में टाइटनेस होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिथ दैट वीमेन हैव। आदमियों में साइज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी, टाइमिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है एंड इट कम्स डाउन टू द सेम प्रॉब्लम कि सही एजुकेशन लोगों को नहीं है। वजाइना का जो नीचे का सबसे पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है। तो पीनस का साइज़ रियली डजंट मैटर एंड पीनस का जो फीमेल इक्विवेलेंट होता है वो वजाइना नहीं होता है, वो क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस वो एक छोटा सा मटर का दाना जैसा ऑर्गन होता है, टॉप पे होता है। अगर क्लिटरिस को स्टिमुलेट करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे, नॉट बिकॉज कि पीनस छोटा है या बड़ा है। इसको मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और आप अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। सो द फोकस हैज़ टू शिफ्ट एंड बिकॉज ये एजुकेशन नहीं मिली है, आदमियों को बुरा फील कराया जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है कि साइज़ का इतना बड़ा हुआ बना के। सो दीज आर द टू बिगेस्ट मिथ्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि विमेन को क्या सेक्स ज़्यादा चाहिए होता है मेन से, या कम चाहिए होता है, या इट्स लाइक कॉमन, दोनों का है
कि मैन आर मोर एक्सप्रेसिव सोशली, विमेन नहीं होती हैं? आई थिंक ये तो इंसान टू इंसान हो गया, इसमें जेंडर डिवाइड इतना नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च सजेस्ट कि सबका अलग अलग होता है। हम ये देखते हैं कि विमेन का लेट 30s लेट 40s में एक पीक आता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने को उनको फ्रीडम मिलने लगता है, चाहे वो उनकी बॉडी में वो बेटर फील करने लगें, चाहे वो ऐसी रिलेशनशिप में सेफ्टी एक्सपीरियंस करें। बट हाँ, मतलब विमेन बिकम मोर वोकल टूवर्ड्स द लेटर ईयर्स, बट आई गेस विद्या बालन कोटेड दिस लाइन, कि कॉफी विद करण में शायद उन्होंने कोट किया था, अच्छा, कि वीमेन इक्वली नीड, तो ये उन्होंने कोट किया था, तो वहां से शायद ये मेरे दिमाग में ख्याल है, सवाल आया। हाँ, आई थिंक एवरीबडी डिजायर्स सेक्स। ओके, सेक्स केवल फिजिकल होता है? बहुत इमोशनल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेंटल होता है। डिफाइन इट। ओह, हाउ डू आई डिफाइन इट? खाना क्या सिर्फ फिजिकल होता है? खाना इमोशनल भी होता है, खाना स्पिरिचुअल भी होता है। द सेम थिंग, इट्स अ बेसिक बॉडी नीड। आई थिंक हम उसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ही बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चल रहा लगा है कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं। मैंने कई सारे रील्स देखी, इज इट ट्रू? I've seen some of the reels on Instagram. I have a slightly long answer to this. So, पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते। फिर मेरे अस्पताल में एक मरीज़ आई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बताया कि प्लीज़ आप इनकी कुछ सर्जरी करके इनका हाइमेन वापस दिलवा दीजिए, हम सेक्शुअली एक्टिव हो चुके हैं, पर अगर इनकी शादी हो रही है, इनकी कहीं और शादी कराई जा रही है, अगर इनके परिवार वालों को पता चल गया कि ये वर्जिन नहीं है तो इनको मार डाला जाएगा। एंड उस समय ना मेरा सारा एक्टिविज़म, मेरा सारा एथिक्स, मेरी सारी मोरालिटी एक सेकंड को साइड चली गई, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिटरली ज़िंदगी और मरने का सवाल होता है कुछ लोगों के लिए एक छोटे से टिश्यू के ऊपर। नेवर माइंड दैट हाइमेन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है। सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है। क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से द लोएस्ट आई हैव सीन, मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखा है, 25,000 से 40,000 के बीच में ये सर्जरी पड़ सकती है। वर्जिनिटी मतलब ये मेंटल होती है या इसको जैसे समाज में बना रखा हुआ? फुल ऑन हुआ है। वर्जिनिटी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के वजाइना के अंदर कोई प्रूफ होता है कि ये वर्जिन है कि नहीं। हाइमेन जिस चीज़ पे लोग अक्सर अटक जाते हैं, लोगों का ये कहना है कि हाइमेन एक सील की तरह होती है वजाइना के एंड पे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हाइमेन एक सील है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर निकल रहा है? अगर वजाइना की ओपनिंग एकदम टेट्रापैक की तरह बंद है तो कैसे ब्लड बाहर निकलेगा? एंड एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें वजाइना का ओपनिंग पूरी तरह से बंद होता है, इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। इसमें हमें सर्जिकली ओपनिंग करनी पड़ती है ताकि ब्लड बाहर आ सके। तो हर किसी के हाइमेन में ऑलरेडी ओपनिंग्स होती हैं। अगर सेक्शुअली अराउज्ड है इंसान तो हाइमेन वजाइना सब थोड़ा फैल जाता है एंड ब्लीडिंग नहीं होती है। इनफैक्ट 1/3 ऑफ women रिपोर्ट कि उनको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई है फर्स्ट टाइम सेक्स में, इवन दो वो पहली बार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये मेरा यही सेकंड क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर बार ज़रूरी ब्लीडिंग होना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पेन नहीं होना चाहिए। जो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है ना कि फर्स्ट टाइम बड़ा पेनफुल होता है, नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, नर्वस हैं, भाई अगर मेरा हाथ एकदम टाइटली बंद है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी। वही चीज़ होती है, आपका पेल्विक फ्लोर भी मसल से ही बना हुआ है। वजाइना भी एक टेक्निकली एक मस्कुलर टिश्यू ही है, एक मस्कुलर ट्यूब है। अगर आप एक टाइट टेंस मसल में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सेकेंड मिथ क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि छोटे शहरों में खास तौर पर जब हम ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं तो बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं दिवाली गुप्त रोग विशेषज्ञ। हाँ, ये साइज को लेकर खासतौर पर बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं। फिर सवाल है, डज साइज रियली मैटर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लड़कों के लिए होता है। बहुत सारे लड़के होंगे जो परेशान होंगे, बहुत सारे एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, हर अलग अलग तरह से। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लड़कों को, मतलब लड़कों में इतना कुछ होता है, इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको रिड्यूस क्या कर दिया है उनके पीनस के साइज़ पे। कितनी बकवास बात है। एक कोट है जो इंग्लिश में हम लोग सुनते हैं, इट इज़ नॉट द साइज़ ऑफ द बोट बट द साइज़ ऑफ द वेव दैट मैटर्स। तो आपका ऑर्गन चाहे जिस भी साइज़ का हो, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो साइज़ रियली डजंट मैटर। देन व्हाट डज मैटर? कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लिटरिस पे फोकस कर रहे हैं
तो ऑर्गेज़म आएगा ही आएगा। एंड हर किसी को पेनिट्रेशन में सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज वजाइना के लोअर एंड में बहुत अच्छी नर्व इनोवेशन होती है और क्लिटरिस भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होता ही है। रिलेशनशिप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है, मेंटल लव, फिजिकल लव? ये तो बड़ा इंडिविजुअल सवाल है। फिर भी मतलब एक होता है ना प्रायोरिटी में क्या हो सकता है, क्या अगर दो भाई कई बार लोग पूछते हो, मैंने कई सारे लोग क्वेश्चंस भी देखे जो उन्होंने लिखा भी था कि अगर सेक्स नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में तो क्या रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रह सकता है, या आपको लगता है कि नहीं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव फूड, अलग अलग नज़रिए से। हाँ कुछ एक कम्युनिटी होती है वो एसेक्सुअल बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका कहना है कि उनको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं एक्सपीरियंस होती है। तो एसेक्सुअल लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं एंड दे वेरी नॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं है कि वो अब नॉर्मल है इन एनी वे। तो आई थिंक भाई इंडिविजुअल बात होती है। कोई हाईली सेक्सुअल इंसान एसेक्सुअल इंसान के साथ रिलेशनशिप में शायद फ्रस्ट्रेट होए, या कोई ये सेक्सुअल इंसान एक हाईली सेक्सुअल इंसान के साथ फ्रस्ट्रेट होए। माई आंसर इज़ ऑलवेज दैट यू नो वी हैव वंडरफुल थिंग्स लाइक कपल्स थेरेपी। आजकल हमें साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट मिलते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो यू कैन अप्रोच समबडी लाइक दैट। किस कपल को जाना चाहिए सेक्सुअल थेरेपी लेने के लिए? जिस भी कपल को सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हों, चाहे इंटीमेसी हो, चाहे इमोशनल इंटीमेसी हो, चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो। और उसमें क्या बेसिक सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं आमतौर पर? जनरली कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक अबाउट योर पार्टनर, व्हाट आर द थिंग्स यू डिसलाइक अबाउट योर पार्टनर, कहाँ से इशूज स्टेम कर रहे हैं, उनके थोड़ा बेस लाइन पे जाते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, एंड देन उसके सोल्यूशंस पे काम करना। ये दोनों अगर आपस में बात कर लें सीधे तो करते नहीं है ना। ईगो नाम का एक बहुत बड़ा जाइंट चीज़ घुसा रहता है हर रिलेशनशिप में। ईगो एंड शर्म एक्चुअली, स्पेशली आदमियों के लिए। आदमियों को इतना ज़्यादा उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से रेट किया जाता है, उनका आदमियों का मार्कर मैस्कुलिनिटी सब उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से अटैच कर दिया जाता है, भगवान जाने क्यों, कि शर्म, ईगो, ये सब अड़ंगा बन जाते हैं बीच में। हाँ, मतलब समाज का देखने का नज़रिया बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैंने कल खबर कहीं पढ़ी, कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, उनकी भतीजी है, उसने अपने हस्बैंड पर ऐसे कुछ आरोप लगाए। सो वो आई थिंक उसकी वजह से होगा। व्हाट इज़ वन मिथ अबाउट पीरियड्स जो आप चाहते हो कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए? पीरियड्स पे दवा नहीं लेनी चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। अगर आपको दर्द हो रहा है बेशक दवा लीजिए, देयर इज़ नो शेम इन बीइंग कंफर्टेबल। एंड अगर दवा से भी दर्द नहीं ठीक हो रहा है देन इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो पीरियड पेन को बहुत सिग्निफिकेंट बना सकती हैं, जिनको मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो क्यों दर्द में ज़िंदगी बिताएं? अगर नॉर्मली 5 चीज़ आपको बतानी पीरियड्स में करनी चाहिए लड़कियों को, 5 चीज़ें खुश रहने के लिए। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट में होता है भरपूर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्रैम्प्स रिलीफ करने में हेल्प करता है। चॉकलेट से खुशी मिलती है लाइफ में, तो डार्क चॉकलेट खाएं, नॉट नॉर्मल मिल्क चॉकलेट। बनानास भी इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अपने पीरियड को एक शेमफुल चीज़ ना समझें। आपके पीरियड में कोई टॉक्सिक ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। अगर मैं अभी अपना हाथ काटूँ, जो खून निकलेगा वही खून निकलता है, बस उसका ओपनिंग दूसरा होता है। चौथी चीज़ ये नहीं है कि आपको पीरियड पे क्या नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं 3 दिन तक सर नहीं धोना है, साउथ इंडिया में बोलते हैं सेकेंड डे सर धोना है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जब मन करे सर धो, हैव अ शावर, फील कंफर्टेबल। मैंने कितनी बताई पता नहीं, मतलब जनरल ओवरव्यू यही है। खुश रहो, चिल रहो। आई सॉ वन ऑफ योर रील जिसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जो फिर मुझे लगा हाँ यार ये सवाल तो बनता था कि वाई वीमेन टॉक मोर अबाउट पीरियड्स, बूब, वजाइना। मेरे को बहुत लोग मैसेज करके ट्रोल करते हैं, आपके पास और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहा है, आप सिर्फ पीरियड्स और बूब्स की बात करती हैं। अब मैं इसी चीज़ की डॉक्टर हूँ, मैं और किस चीज़ की बात करूँगी? बट ओवरऑल एज अ वुमन आई थिंक ये टॉपिक्स इतने टैबू और इतने शर्म से भरे रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ दैट औरतों का हेल्थ केयर बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ है। मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है। जैसे आपको पता है कि women are more likely to die in a car crash बिकॉज जो सीट बेल्ट होती है इट इज़ मेड ऑन द साइज ऑफ अ मैन। तो वो औरतों की बॉडी के हिसाब से बनी ही नहीं है। ब्रेस्ट के बीच में सीट बेल्ट आती है, दिक्कत होती है। अक्सर औरतें यहाँ सीट बेल्ट लगा के चलती हैं, इसी में चोक करके कोई मर जाए। बिकॉज औरतों का हेल्थ केयर का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है हिस्टोरिकली वेस्टर्न मेडिसिन में। आई डोंट नो ट्रेडिशनल मेडिसिन में कैसा है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ दैट। बट उसके इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं दैट इस शर्म को अब अचानक से धीरे धीरे जब ये हट रहा है ना, तो अचानक से औरतें खुल के बात करने लगी हैं और सबको लग रहा है कि अब हम सिर्फ यही बात करते हैं। जस्ट ट्रू। अच्छा ये इसका रीज़न ये भी, एक तो आपने वो स्टेटमेंट दिया था, मेरे को बताओ ना ये क्या था दही वाला बैक्टीरिया आपका? अरे यार क्या गलत ये आपने कोट हो गया। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा, जब आपका नाम डालो तो यही आता है
कि दही वाले बैक्टीरिया वही होते हैं जो वजाइना में होते हैं। बात सही लोगों ने है। दही खाना छोड़ दिया, कई लोगों ने। क्या मतलब ऐसा क्या वजाइना में खराब बात है कि दही मुझे नहीं खा पता, सकते? लोगों ने ट्वीट हाय किया राम। उसमें, लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला। तो बेसिकली मैं ये समझा रही थी, जो वजाइना होता है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। तो क्योंकि वजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वही बैक्टीरिया होते हैं जो दही में मिलते हैं, लैक्टोबैसिलाई। एंड इसलिए वजाइना के अंदर कभी सोप नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सोप अल्कलाइन होता है, तो आप पीएच इम्बैलेंस कर देंगे। मीमर्स और ट्रोलर्स ने क्या उठाया, वजाइना में दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, आगे पीछे कहाँ तेल लेने गया। वो बात बिना बात को वायरल हो गई। बट ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, सबको पता चल गया इंडिया में कि वजाइना का एसिडिक पीएच होता है और आपको नॉर्मल सोप नहीं यूज़ करना चाहिए। कितने इतने कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था आज भी भरा है, 3 साल हो गए। रोज कोई ना कोई, अरे ये तो दही वाली मैडम है। ठीक है, हूँ भाई, अब क्या करूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इसे। इसका कभी किसी ने आपकी जान पहचान में जिक्र किया फनी तरीके से इसका? मेरा एक पॉडकास्ट था उनके साथ, विस्पर के साथ, और उसमें मुझे रेणुका सहानी मैम मिली। मैं उनसे पहली बार मिली, मैं बहुत खुशी से उनसे मिलने गई, क्योंकि उनके हस्बैंड इलाहाबाद बहुत आते हैं। मैं उनको बताने की, आपको पता है मैडम मैं इलाहाबाद से हूँ, और भाई अरे तुम तो दही वाली डॉक्टर हो। कहा इतने प्यार से मैं मिलने गई उनसे, उन्होंने पहली चीज़ मुझे क्या बोली, ठीक है अब हूँ मैं दही वाली डॉक्टर, क्या करूँ मैं। कोई बात नहीं, सोच रही हूँ टी शर्ट बनवा लूँ, उस पर लिखवा लूँ। हाँ, ब्रांडिंग अच्छी रहेगी, दही वाली डॉक्टर। क्लिनिक का नया नाम, दही क्लिनिक। DWD। ओके, विमेन ऑर्गेजम की बहुत चर्चाएं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन कंप्लेन ऑल्सो कि लड़कों का हो जाता है, विमेन ऑर्गेजम बहुत टाइम लेता है। सीरियसली इतना मुश्किल होता है? वही बात है कि खुजली यहाँ है, आप खुजली यहाँ कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि हमें सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हमें सही से एजुकेशन नहीं दिया गया है बॉडी का, और हमें ये नहीं बताया गया है कि क्लिटरिस से सब कुछ आता है, नॉट फ्रॉम द वजाइना। एंड दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये बात नहीं रियलाइज़ करते कि एवरेज टाइम टू ऑर्गेजम फॉर अ वुमन इज़ 20 मिनट्स। अब ये नहीं है इसका मतलब कि 20 मिनट्स पेनिट्रेशन चाहिए उनको। टर्न ऑन होने से लेकर के ऑर्गेजम तक का जो समय है उसमें इतना टाइम लगता है। अब लोग इसको स्ट्रेस में ले लेते हैं कि मेरा स्टैमिना कम है, मैं इतनी देर पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज़ नॉट द पॉइंट एट ऑल। अगर हम क्लिटरिस पे फोकस करें, चाहे उसको टैपिंग से, चाहे उसको ओरल सेक्स से, जिस भी तरह से उस पर फोकस करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे। एंड इट्स नॉट एज बिग अ मिस्ट्री एज इट्स मेड आउट टू बी। दूसरी बात यह है कि औरतों के लिए, मोस्ट औरतों के लिए इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज़रूरी होता है। सेक्स इज़ नॉट मियरली अ फिजिकल थिंग। एंड अगर उस टेंडरनेस से, उस अफेक्शन से, अगर उस कंसिडरेशन से औरतों को डील कराया जाए तो मोस्ट वुमेन हैव गुड हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया है? भगवान जाने, साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ऐसे लड़कों पे टोकरा रख दिया है, इतना बड़ा टोकरा रख दिया है कि पूरी आपकी मर्दानगी इसी पे डिपेंड करती है। क्या बकवास बात है। ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है, इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सो अगर कोई मान लो हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हाउ यू विल डिफाइन कि मर्द ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? अब वो उनकी रिलेशनशिप में वो डिसाइड करें, मैं क्या को मतलब डिसाइड आप करूंगी। वैसे बताओ, अगर एक जनरल बात पूछ रहा मैं आपसे, जैसे उन्होंने ये टैबू डाल रखा है, साइज का डाल रखा है, टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है, आपकी नज़र में कैसे, मतलब क्या डिफाइन करोगे आप? सो मेरे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या, बेसिक चीज़ें क्या है? अगर है तो फिर आप मर्द है। मतलब वैसे तो मर्द सभी हैं, बट अगर एक वैसे भी सेक्सुअली भी बताना हो कि ये बेसिक पैरामीटर्स आप करने चाहिए। पार्टनर के लिए कंसिडरेशन है, पार्टनर की बात सुन रहे हैं कि नहीं, दोनों, वही औरत वही सही है, वही मर्द वही सही है, जो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें और उनकी नीड्स को समझें और उसको प्रायोरिटाइज करें। ये नहीं कि अपने आप मतलब कोई किताब पढ़ के आ गए और अपना वही इंप्रेशन लेके आ गए कि यही हम डिफाइन करेंगे आज मर्दानगी क्या होती है और मतलब क्या कैसे क्या होता है। आई थिंक बड़ा पर्सनल चीज़ है। ओके, व्हाट इज दिस जी स्पॉट? जी स्पॉट नाम की एक्चुअली टेक्निकली कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने कुछ साल पहले अपोलोजाइज भी किया था कि सॉरी हमने ये बात बोली। नहीं, मतलब मर्दों से कह दिया गया है कि नौकरी से ज़्यादा फोकस करो जी स्पॉट ढूंढने एक बटन ढूंढने पे, एक मैजिक बटन है, उसको दबा दीजिए तो बस ये मत ढूंढो पार्टी हो जाएगी। सैलरी कैसे बढ़ेगी ये मत ढूंढो, प्रमोशन कैसे होगा, टेंशन कैसे होगी, घर में खाना कैसे आएगा, सारा फोकस लगाओ तुम जी स्पॉट पे। और इससे ज़्यादा मज़े की बात पता है ये है कि औरतें भी इसी कन्फ्यूजन में बैठी रहती हैं कि मेरा जी स्पॉट कहाँ है, मुझे आज तक क्यों नहीं मिला। तो हर कोई कन्फ्यूज्ड है। ऐसे एक अंधेरे कमरे में सबकी आंख में पट्टी बांध करके भेज दिया बटन ढूंढो तो कुछ नहीं होता जी स्पॉट। जी जोन करके एक एरिया होता है। बेसिकली अगर हम ऐसे समझे कि क्लिटरिस जो है, जो हमें दिखता है वो इतना सा होता है, बट एक्चुअली क्लिटरिस एक पाम के बराबर का होता है। एंड जो बचा हुआ क्लिटरिस होता है वो इंटरनल होता है। अगर ये वजाइना है ऐसे,
तो वजाइना के ऊपर क्लिटरिस ऐसे बैठा रहता है। तो अगर आप वजाइना को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे तो एक सेक्शन है जहाँ क्लिटरिस इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होएगा। जैसे अगर आपने किसी के पैर पे रजाई रख दी और आपने रजाई के ऊपर से छुआ तो उनको सेंसेशन तो फील होएगा ही ना। बीच में वो रजाई वजाइना की एक वॉल बन के आ गई है। तो वो एक एरिया है जहाँ के स्टिम्युलेशन से बहुत प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, बट इट्स नॉट कि ये बटन दबा दिया तो ऑर्गेज़म हो जाएगा। और इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लड़कों की हो चुकी है। बहुत ज़्यादा। लड़कों में भी कुछ जी स्पॉट होता है? लड़कों में एक पी स्पॉट होता है एक्चुअली। जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई जी स्पॉट। जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है, एंड एक्चुअली इसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर जाएं तो प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से जी स्पॉट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों ने प्रोस्टेट ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेज़म ऑफ देयर लाइफ, बट थोड़ा पेन इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपको एनस के थ्रू जाना होता है, तो मशक्क़त है। 90% लड़कों को नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होता है। स्पॉट क्या होता है? नहीं पता होता है। हमने भी एनाटॉमी पर पढ़ा था, तब थोड़े ऐसे होश उड़ गए थे। थोड़ा सा लड़कों के लिए। या ओके, यहाँ पे अगर एक ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो ग्लैंड है। मुझे खाली ग्लास मिलेगा, दैट विल बी ईजियर। और अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर एनस ऐसा है और यहाँ पे एक ग्लैंड है, अगर आप फिंगर डाल के उसको, मेरी उंगलियाँ बहुत छोटी हैं, नेवर माइंड, यहाँ पे एक ग्लैंड है अगर आप उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करें तो ऐसा किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है। एंड इस इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से जो आगे की ग्लैंड है, प्रोस्टेट का काम होता है कि जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है, तो उसका ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन के जो पाथवे में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट टू सोर्स जाके ऐसे हेलो कर रहे हैं एज अपोज टू कि एंड प्रोडक्ट क्या है वहाँ तक आ रहे हैं। What is this PCOS and PCOD in women? दोनों एक चीज़ होती हैं। काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है PCOS PCOD अलग चीज़ होती है। इज़ एग्जैक्ट सेम थिंग। जब मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में थी तो इसको स्टीव लेवेंथॉल सिंड्रोम बोलते, स्टाइन लेवेंथॉल। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आई इसको PCOD बोला गया, अब इसको PCOS बोलते हैं। जैसे जैसे हम डिजीज़ को समझ रहे हैं नाम बदलता जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि आपके ओवरीज़ को हर महीने एक हार्मोन का सर्ज आता है जिससे वो एक अंडे को निकालते हैं, लिटरली एक थप्पड़ मार के बाहर निकालते हैं उसको। पर PCOS में हार्मोन सही से नहीं आ पाते हैं, डिसरेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो थप्पड़ तक का गुस्सा नहीं पहुंच पाता है ओवरी में। ओवरी ओवरऑल गुस्सा रहती है पर वो एक पीक गुस्सा नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिए। ये LH सर्ज एक हार्मोन की आनी चाहिए, दैट डजंट हैपन। एंड ओवरऑल हार्मोनल डिसरेगुलेशन हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सर के बाल गिरने लगते हैं, शरीर में बाल बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं, पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं, वेट गेन बहुत ईजी हो जाता है, वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी भतेड़ी हार्मोनल लोचेबाजी हो जाती है बेसिकली। किसी ने कहीं मैंने सुना कि अगर 3-4 लड़कियां साथ रहती हैं तो उनके पीरियड्स के डेट भी आसपास आते हैं। स्टेटिस्टिकली ऐसा हमेशा होगा। ये ऐसा नहीं है कि हवा में हार्मोन जोड़ के दूसरे के पास पहुंच गए और फिर ऐसे आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। ये इसको मैक्लिंटॉक इफेक्ट बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था उन्होंने अपने आप ही डिबंक किया था ऐसे बाद में कि ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी कैलेंडर लगा के 4 लोगों को मैच करा दीजिए, कभी ना कभी आई डोंट नो कुछ लोगों की छुट्टियाँ अलाइन कर जाएंगी। स्टेटिस्टिकली इट इज़ गोइंग टू हैपन इनवेरिएबली कि आपका कभी ना कभी डेट अलाइन करे, और यही होता है। हार्मोन जैसे हवा से जाके कोई टेलीपैथी नहीं करते साथ रहने लगे तो चेंज हो गया ना। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड जर्मनी में रहती है, हमारा पीरियड आज भी सिंक्ड है। कहाँ से मेरे हार्मोन्स वहाँ पहुँच रहे हैं एक बार कभी कैलेंडर मैच कर गया, आज तक वही चल रहा है। बट जिनकी डेट में डिफरेंसेस आता है हर महीने अलग अलग, उनको कोई चेकअप कराना चाहिए। सो अगर आपका पीरियड हर 21 to 35 डेज के गैप में आ रहा है, दिस इज़ नॉर्मल। अगर 21 डेज से कम में आ रहा है, 35 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं, दिस इज़ अब नॉर्मल। 28 वाले नंबर पे लोग अक्सर अटक जाते हैं। 28 इज़ जस्ट एन एवरेज नंबर। इससे कम हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, या 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है, या 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इट इज़ टाइम टू सी योर डॉक्टर। कंसिस्टेंटली अगर ऐसा हो रहा है, 1-2 बार तो होता ही सबका ऊपर नीचे। जो लोग मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज तो पता लग गया, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं मेरे ख्याल से किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर में एक इनहेरेंट रिस्क होता है
कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप कितना भी परफेक्टली क्यों ना कर लें, कॉन्डम यूज़ कर लें, आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सब ले रहे हैं, फिर भी एक रिस्क तो होता ही है कि इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा होता है लड़कों में लड़कियों में? सबको होता है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों के सिम्टम्स अक्सर साइलेंट रहते हैं, और एक्चुअली सबके सिम्टम्स साइलेंट रहते हैं, बट लड़कियों में अंदर ही अंदर बहुत झमेला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और जब सिवियर इशू हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन सबके साथ ये है कि ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम, कोई भी सेक्सुअल एक्ट क्यों ना हो, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स। कॉन्डम्स फ्लेवर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो ओरल सेक्स में यूज़ करे जाएँ, इसलिए नहीं कि कमरे का माहौल अच्छा हो जाए स्मेल से। तो ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओरल सेक्स में भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। हाँ, मैंने वो आपका एक वीडियो देखा था, आपने बनाया था वो एक स्पेशल बॉय का, कि क्या क्या लॉजिक देते हैं कि हम। हाँ, ओ हो हाँ लॉजिक तो बहुत बतेड़े बतेड़े दिए जाते हैं कि कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया। तो उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज़ कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पीनस होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है। रॉन्ग साइज़ जो है, अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है। तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है। तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट। ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल कॉन्डम पहन रहे हैं। नजर मिला के ले नहीं पाते इतनी डिटेल में जाके। इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने सारे ऑप्शंस अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज़ है? जैसे भी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे अनोखे यूजेस बताए हैं, बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे। बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए ये एडवांटेज दे सकता है। तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, कॉन्डम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं। कैसे पता करें? उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी डब्बे पे, हाँ। बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं। पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया। दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सबसे कॉन्डम का मटीरियल डिग्रेड हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। लोग लूब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम ख़राब हो सकता है। ओके, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या होते हैं? पर बड़ा तामझाम वाला काम होता है। मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है, बट इसका व्हाट डू यू कॉल इट, ऑडियंस अपटेक बहुत लो है। फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोज़ा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है, इनसाइड आउट। एंड इसको सेक्स के 4 घंटे पहले भी लगाया जा सकता है। रिस्क ये रहता है कि अक्सर वजाइना के वॉल और कॉन्डम के बीच में पीनस चला जाता है, तो थोड़ा फेलियर रिस्क रहता है एंड थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा क्लंकी होता है, तो इतना ज़्यादा अपटेक नहीं है उसका। ओके, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए, फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गए तो डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कई सारे टीनेजर्स हो, स्पेशली टीनेजर्स में होता होगा कि वो डरते हैं, बचते हैं, तो उन्हें क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर मान लो आपने नहीं इस्तेमाल किया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए, या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं। इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 18 ईयर्स से कम की प्रेगनेंसी आती है तो बाय लॉ, बाय लीगल स्टैंडर्ड्स हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रेप माना जा सकता है। तो वेट अंटिल 18 टू हैव सेक्स इज़ माई जनरल एडवाइस टू एवरीबडी। एंड अगर ऐसा हो गया है, आप नहीं जा पा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल ऑप्शन, फार्मेसी से जाके अबॉर्शन किट ना खरीदें, बिकॉज अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूटरस में होने की जगह यूटरस के बाहर हो सकती है। इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड अगर ऐसे केस में अबॉर्शन पिल ले ली तो डेडली ब्लीडिंग हो जाती है। एक्टॉपिक से लोग मरते हैं, फ्रीक्वेंटली मरते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है एक्टॉपिक से डेथ होना। तो ऑलवेज मेक श्योर एक अल्ट्रासाउंड हुआ हो, आपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में किया हो, एंड इफ़ इट कम्स टू एन अबॉर्शन, आप पिल्स के थ्रू, सर्जरी के थ्रू सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रेगनेंसी। जो नया बच्चा होगा उसको कोई डॉक्टर डांटेगी तो नहीं उसे?
मतलब अगर 18 से कम है तो 18 से ऊपर है अगर 18 से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है, जिसका शरीर है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी हुई है, इट इज़ ओनली देयर डिसीजन। ना मम्मी, ना पापा, ना चाचा, ना पड़ोसी, ना बॉयफ्रेंड, ना रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ज़रूरी है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रैंडम था, थैंक यू। बट हाँ, सिर्फ जो प्रेग्नेंट हुआ है उसके कंसेंट की ज़रूरत है। ओके कब तक एडवाइस करते हो आप? सो अभी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आया था कि 24 वीक्स तक भी स्पेशल केसेस में आपको अबॉर्शन का प्रिविलेज मिल सकता है, बट अदरवाइज इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर अप टू 20 वीक्स आप मैंने 5 महीने तक आप आराम से करा सकते हैं। बेस्ट एज टू मेक किड्स? मैं 2 फैक्ट्स दूंगी एंड देन आई विल से इट्स पीपल कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। औरतों में 2 क्लिफ आते हैं फर्टिलिटी के, जिसमें एक्चुअली बहुत ड्रामेटिकली आपकी फर्टिलिटी फॉल करती है ऑन एवरेज। फर्स्ट क्लिफ हम देखते हैं 32 ईयर्स की एज पे, यहाँ पे एक जुप से आपका एक काउंट गिरता है, एग की क्वालिटी गिरती है, और दूसरा 37 पे आता है। पोस्ट 37 एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट होने लगता है टू कंसीव। विद दैट सेड आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारे लोग नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। माई मदर हैड मी व्हेन शी वाज 40 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है कि IVF सेंटर भी है ना, बिना IVF के। तो तब तक IVF सेंटर नहीं खुला था। तो आई थिंक ये फर्टिलिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये नहीं मिलता है। आई फ्रोज माई एग्स एट 30 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि मेरा अभी प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है, पर मुझे पता है 32 पे होगा जुप, तो उससे बचने के लिए एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। एग्स फ्रीज कराना ज़रूरी है या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हैबिट है? बहुत महंगी चीज़ है। 15 दिन इंजेक्शन लगते हैं। मतलब मुझे तो मज़ा आया था क्योंकि मैंने पढ़ा है तो एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया था। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका पार्टनर स्टडी है और आपको पता है अभी बेबी नहीं करना है बट बाद में इसी पार्टनर के साथ करना है, देन फ्रीज द एम्ब्रियो, रिजल्ट्स आर मच बेटर। एग फ्रीजिंग में इतने टॉप नॉच रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बट अगर आपके पास पार्टनर नहीं है और अभी आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे हैं तो आप मतलब आसमान से तो स्पर्म नहीं लाएंगे, तो अपना एग फ्रीज कर लीजिए। बट महंगा प्रोसीजर है। कितना पैसा लगता होगा? 1.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड देन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। मेरी करीब 15,000 आती है, बट कुछ बहुत फैंसी हॉस्पिटल्स में 1-1 लाख भी आ सकती है, बट ऑन एवरेज 10 से 20,000 रुपये की एनुअल कॉस्ट होती है। तो मतलब जिन्हें शादी लेट करनी हो या जिन्हें बच्चा लेट करना हो वो इस वक्त जा सकता है? हाँ, एंड अगर आपके पास पार्टनर है तो ऑलवेज चूज एम्ब्रियो, पार्टनर नहीं है देन गो फॉर एग फ्रीजिंग। पार्टनर का भरोसा नहीं ना कितने साल चलेगा। ये बात भी है। अभी आपने अपना एग तो फंसा लिया पार्टनर के साथ, अब पार्टनर चले गए, अब क्या होगा? ओके सुपर। लड़कों में कितने टाइम तक होता है ये? तो लड़कों में हालांकि मैंने सुना कि एग फ्रीजिंग कंपैरिजन में स्पर्म फ्रीजिंग सस्ता है। स्पर्म फ्रीजिंग बहुत सस्ती होती है। कुछ नहीं करना है, कोई हॉर्मोन्स नहीं, कुछ भी नहीं। लड़कों को एक कमरे में भेज दो, सैंपल ले लो, काम खत्म, और फ्रीज कर दो। वाई स्पर्म फ्रीजिंग इज़ नॉट नेसेसरी इज़ बिकॉज मैन अनटिल द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पर्म बनाते रहते हैं। उसकी हेल्थ ऑब्वियसली डिग्रेड करेगी, बट इतना ड्रामेटिकली नहीं जितनी औरतों की करती है। तो औरतें जो हैं, वी आर बॉर्न विद ऑल द एग्स वी विल एवर हैव इन आवर लाइफ। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी जितनी ज़िंदगी भर के अंडे हैं मैं उसको लेके पैदा हुई थी। ऐसा समझ लीजिए आप बैंक में कुछ सर्टन अमाउंट पैसा लेके पैदा हुए हैं, ज़िंदगी कटती जाएगी, पैसा कटता जाएगा, वैसे ही एग्स कटते जाते हैं। तो मेनोपॉज तब होता है जब आना चाहता है आपकी बॉडी में करीब 1000 अंडे बचे हुए हैं, तो आप 2 लाख से 1000 पे उतर आते हैं। आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता है। एवरी 72 डेज ऑन एवरेज नया स्पर्म बनता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं जब आदमियों में, तो क्यों फ्रीज करना है? अनलेस ऑफ कोर्स वो आर्मी में हैं, कोई ऐसी इंजरी होने का रिस्क है, मतलब हम ऐसे लोगों को काउंसिल करते हैं स्पर्म फ्रीज कर ले, या जेंडर एफर्मेशन सर्जरी कर रहे हैं और उनके टेस्टिकल्स हटने वाले हैं तो अपना स्पर्म फ्रीज कर लें, या कीमोथेरेपी होने वाली हो जिसमें कोई भी ऐसी ड्रग्स मिलने वाली हो जिससे उनके स्पर्म को इंजरी हो सके तो फ्रीज कर लें। बट मतलब सोशल फ्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है आदमियों के लिए। एग्स और स्पर्म पर सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है? बहुत, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स इट। औरतों को अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी का हर एक डिसीजन आपके एग को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप वो शुरू से लेकर आखिर तक कैरी करते हैं। आदमियों के साथ वही इट्स लिटिल बिट ऑफ नेचर, मैया ने ऐसे है कर दिया है औरतों के साथ। आदमियों पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है बिकॉज 72 डेज़ पे नया आता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ वेरी वेरी रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, स्मोकिंग। स्मोकिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे। तो इफ़ समबडी इज़ वांटिंग टू ट्राई टू कंसीव और भयानक सुट्टेड़ी हैं वो, तो वो सुट्टा छोड़ दें 3 months एटलीस्ट, 6 months आइडियली, इतने में स्पर्म का फ्रेश बैच आ जाएगा। तो इट मे बी
रिड्यूस्ड स्मोकिंग के रिड्यूस्ड इफेक्ट्स पड़ेंगे। एग्स में ऐसा नहीं होता है, आपने एक बार कर ली तो वो आपके एग्स हमेशा कैरी करेंगे। ओके, जैसे मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शिव सरीन, उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की तमन्ना हो वो 2 साल पहले तक शराब पीना बंद कर दें। एब्सोल्युटली, अगर पी रही हैं तो फिर उनके बच्चे पर उसका असर आएगा। स्ट्रांगली अग्रीड। शराब का कितना असर होता है? एनी अल्कोहल इज बैड, देयर इज नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज ओके। दोनों पर स्पर्म एक्स दोनों पर बराबर या फिर बराबर तो नहीं भाई, क्योंकि आदमियों का तो नया स्टॉक डिलीवर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। औरतों का ये है कि आप हमेशा से वही उसका इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं। एंड उन एग्स पे जो भी आपके बॉडी में उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट पड़ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब आपकी ओवरीज अब्जॉर्ब कर रही हैं। तो मैंने जब अपनी एग फ्रीजिंग शुरू करी थी तो मैं सोशली ड्रिंक करना मैंने 6-7 महीने पहले बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने अचानक से डिसाइड किया था कि अब समय आ गया है, अब कर लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 2 साल तक एक्चुअली बियर वियर कुछ नहीं छूती। इट वुड बी अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। ओके, आप जैसे आपने कहा कि तो ये माना जाए कि महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ता है शराब और सिगरेट का? मैं ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ, पर एंड एक्चुअली जो औरतें ड्रिंक करती हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्कोहल इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। बट आई थिंक आज के टाइम में तो फिर काफ़ी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड काफ़ी तेज चेंज हुआ है। येस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्पेशली फॉर द पार्टी पीपल, पर है। मतलब आई थिंक इन लास्ट 1 डेकेड स्पेशली बहुत तेज चेंज हुआ है। अभी लड़कों में फिर भी थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हुआ है, लड़कियों में बढ़ गया काफ़ी तेज। सोशल ड्रिंकिंग का कल्चर बहुत तेज़ आ गया है एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इट। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पहले की रिसर्च भी बड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी थी, बोलते थे रेड वाइन इज़ गुड फॉर योर हार्ट, ये वो। अभी वो सब डिबंक हो गया है क्योंकि हमने स्टडीज़ में फ्लॉज देखे, बहुत बड़े बड़े फ्लॉज देखे। तो एक बार अगर ब्लंटली बताना, वो लड़कियां जो दिन में टल्ली होती हैं या सुट्टा मारती हैं, कि क्या होने वाला है? सारे बच्चे लोग सुट्टा छोड़ दो और लड़कियां स्पेशली, अल्कोहल इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। पर मेरा एडवाइस फिर भी सबके लिए है, सारे बच्चे लोग सुट्टा और अल्कोहल दोनों छोड़ दो। मैं ऐसे किसी की पर्सनल प्राइवेसी पे इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन आपने खुद छोड़कर अपने एक्स फ्रीज करवाए थे, जो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, उस इन्फॉर्मेशन का लोग क्या करें दैट इज देयर बिजनेस, नॉट माय बिजनेस। ओके, पीरियड्स के टाइम में प्रेगनेंसी ज़्यादा चांसेस है? पीरियड्स के टाइम पे प्रेग्नेंट होना थोड़ा अनलाइकली है, बट हो सकता है, बिकॉज स्पर्म जो होता है वो 5 डेज तक वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर जिंदा रह सकता है। तो अगर किसी का ओव्यूलेशन जल्दी जल्दी होता है, 21 दिन की साइकिल है, तो वो तो 5 दिन मस्त चिल कर रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट। एंड अगर आप कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं देन स्पीक टू योर डॉक्टर। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल कॉन्ट्रासेप्शन के। प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब कब कंसीव कर सकते हो? 34 वोट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से, पर मैं भी 40 पे पैदा हुई थी तो मैं Okay, someone quoted somewhere I read कि you can't get pregnant if you have sex standing up. Is it true? वाओ नहीं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग सेक्स स्टैंडिंग अप, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग सेक्स इन अ स्विमिंग पूल, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग सेक्स ऑन योर पीरियड, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इन अ होल लॉट ऑफ वेज। बट कहीं चांसेस ज़्यादा होते हैं जल्दी होने के? अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे आसपास करेंगे तो, क्योंकि जब एग रिलीज़ हुआ है तो वो तो तैयार बैठा हुआ है कि भाई आइए यहाँ तो प्रेगनेंसी के सारा माहौल बने हुआ है। अगर ओव्यूलेशन के मतलब अगर बहुत स्ट्रिक्टली आपके साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस समय ओव्यूलेशन होना अनलाइकली है, तो ठीक है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कैन बी ओके, बट आप फुली कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी सारी पोजीशंस में सेम रहेगा ये? सारी पोजीशंस ऐसा नहीं कुछ, सारे दुनिया के हर कोने में, अंडर वाटर, इन स्पेस, एवरीवेयर, जहाँ चाहो जैसे। ओके, ये लोग एसेक्सुअल क्यों बन जाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पहले नॉर्मल थे फिर हम एसेक्सुअल बन गए। तो पहली चीज़, एसेक्सुअल होना अब नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट। दूसरी चीज़, ये एक वेरिएशन होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, कुछ लोगों को सेक्सुअल डिज़ायर बहुत एक्सपीरियंस होती है, कुछ को नहीं होती है। इट इज़ जस्ट अ वेरिएशन। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई ऐसा हो कि पहले बहुत एक्टिव थे, सडनली वो पॉज ले लिया उन्होंने लाइफ में। अगर आप पैदाइशी ऐसे हैं कि आपको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर एक्सपीरियंस नहीं करिए, इसको ये सेक्सुअल बोलेंगे। अगर आप सडनली कुछ मतलब नॉर्मल हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद सडनली आपका ऐसे कुछ चेंज हुआ एंड यू डोंट फील दैट डिज़ायर एनी मोर, ये हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं इसको हम। ऐसे में काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाए। इस केस में डॉक्टर के पास जाए। स्ट्रेस कौन सी चीज़ नहीं करता है?
नींद उड़ाता है, वेट गेन कराता है, हार्ट अटैक कराता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में भरपूर रहता है। बाल पका देता है, बाल झड़वा देता है, आंखें कमज़ोर कर देता है, सेक्सुअल लाइफ खराब कर देता है। तो इसलिए मैंने पूछा क्या नहीं करता है। नंबर 1 स्टार दुनिया का ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्ट्रेस नहीं करा सकता। तो खुश रहे, हाँ, ओवरऑल काफ़ी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ। ओके आप जिस इंडस्ट्री में हो, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर टैबू रहे हैं, कभी आपने अपनी इंडस्ट्री में फेस किया? जैसे अभी आपने कहा ना संस्कृति, शुरू में कहा संस्कृति का जिक्र किया, लोग कहते हैं संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि अपनी इंडस्ट्री में आपने फेस किया कुछ सेक्सिज्म या कुछ? इन मेडिसिन हाँ, जब मैंने डॉक्टर क्यूटरस शुरू किया था तो एक बहुत बड़ी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे उनसे। वो मेरी मम्मी के पास आके बोली, मेरे घर का नाम तमन्ना है, वो मेरी मम्मी के पास आके बोली ये तमन्ना को ये सब क्यों करना पड़ रहा है। मतलब जैसे मैं कोई मजबूरन वर्ष ऐसे एजुकेशन लाइन में आई हूँ सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो बहुत टैबू है अभी भी। एंड लोग बहुत आई थिंक शुरू में काफ़ी लुक डाउन करते थे दैट यू नो आई टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे सब बदलता है, ये भी बदलेगा, इंप्रेशन बदलेंगे। मेरा एजेंडा है लाइफ में कि मैं सेक्स एजुकेशन का बिल पार्लियामेंट में लेके आऊँ कि स्कूलों में ये कॉन्वर्सेशन पहुँचे, लोग अपने शरीर में शर्म ना फील करें। फरवरी 2024 में बॉम्बे जैसे बड़े शहर में एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी बिकॉज उसको पीरियड्स आ गए थे और उसको पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, 2024 में। तो इतनी शर्म की बात है। मैं जिस मिशन के साथ अपना काम कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि यू नो इतना चिल्लाने के बाद भी इतने सारे सेक्स एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन, हम सबके काम के बावजूद आज भी ये स्थिति है। तो द लार्ज एजेंडा इज़ कि यू नो मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में बेसिक बॉडी लिटरेसी का कॉन्सेप्ट हर किसी को समझाया जाए। लड़कों को पीरियड्स के बारे में सिखाया जाए, लड़कियों को तो सिखाया जाना ही चाहिए। और बेसिक बॉडी के फंक्शंस, बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, ये सबको बिना शर्म के सिखाना चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड एनी शेम इन द साइंस ऑफ आवर बॉडी। 2022 में आपको अवार्ड मिला था, कौन सा? क्रिएटर वाला। कौन सा? बेस्ट क्रिएटर का आई थिंक आपको अवार्ड मिला था, मुझे ऐसे अवेयरनेस फैलाने के लिए नीति आयोग की तरफ अच्छा, से। नीति आयोग वाला, ओके। हाँ, सारे याद रहते हैं अवार्ड्स? मतलब लिस्ट बनाती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है ना, देख के मोटिवेशन मिलता है। नीति आयोग वाला आई हाँ थिंक वो जी। इम्पोर्टेंस रखता होगा। हाँ जी, काफ़ी बहुत कूल था, स्पेशली बिकॉज सरकारी लेवल पे इस तरह का रिकग्निशन इट वाज अ न्यू थिंग। मैंने हार्डली 1.5 साल पहले कंटेंट शुरू किया था एंड देन इवेंचुअली काफ़ी सरकार के साथ काम करने का मौका मिला, विच वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी कि हमारे जो ऑनलाइन कैंपेन्स हैं वो किस तरह से रियल वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ रिकग्नाइजिंग दैट और हमारे इनसाइट्स को इन्वाइट करते हैं, तो इट्स गुड, एक्साइटिंग। उससे कुछ बदला नजरिया, उससे जब आपको अवार्ड मिला? मतलब मोटिवेशन मिली। आपके अलावा बाकी, जैसे क्योंकि नीति आयोग की तरफ से था, जैसे आपने कहा ना एक डॉक्टर ने कहा कि क्या कर रही है, हाँ, उससे क्या चेंज हुआ फिर? मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और मैं इस डिसीजन से आई थी व्हेन आई गॉट इनटू दिस स्पेस कि मैं इस बारे में बात करूँगी। अब इफ पीपल डोंट लाइक इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। माय जॉब एज अ डॉक्टर इज़ कि जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों को बताऊं, बिकॉज मुझे पब्लिक हेल्थ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि उसके कितने इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मम्मी ने कभी कहा कि कस्टमर बढ़ गए हैं? फुटफॉल बहुत बढ़िया है हॉस्पिटल में, सच्ची में। मेरे मतलब एट सच अ यंग एज मेरे मरीज बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मम्मी ने कहा नहीं कि बेटा भी मम्मी तो बहुत खुश है, मुनाफा बहुत बढ़ गया है। मम्मी तो बहुत खुश है एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस जब वो टीवी पे बैठ के मेरा हर पॉडकास्ट देखती हैं। दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। तो मम्मी वाला पॉडकास्ट देखेंगी और फिर मुझे फीडबैक भी देंगी, बेटा यहाँ तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए था, और क्लैरिटी आती। आंटी प्लीज इस पॉडकास्ट से मुझे जज मत करना आप। अरे वो आपकी बहुत फैन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मैं काफी लड़खड़ाऊंगा, काफी बसूंगा, मेरी नॉलेज डब्बा गोल नजर आएगी। सो जज करना किसी और पॉडकास्ट। द पॉइंट इज कि हंस के सारे कॉन्वर्सेशंस इजी हो जाएंगे, सो प्लीज कीप लाफिंग। ओके, वजाइनल ड्राइनेस क्या होती है और क्यों होती है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जैसे हमारे सारे फैंसी क्रीम्स होते हैं वैसे वजाइना के लिए वो फैंसी क्रीम एस्ट्रोजन होता है। एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है, वजाइना अपने आप को मॉइस्चराइज रखेगा, हेल्दी रखेगा। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और बाकी सारे हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। काफ़ी और हार्मोनल डिसफंक्शन में भी ऐसा होता है, बट मोस्ट कॉमनली मेनोपॉज में ऐसा होता है। एंड इसकी वजह से वजाइना में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इसके साथ साथ सेक्स पेनफुल हो जाता है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक यूटीआई होने लगते हैं। जो लोग मेनोपॉजल एज पे होते हैं उनको बहुत यूरिन का इन्फेक्शन होता है, अक्सर किडनी का इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। वजाइनल एस्ट्रोजन मॉइस्चराइजर्स आते हैं, प्लस ऑफ कोर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक ऑप्शन है। क्या चीज़ें जो नहीं पुट करनी चाहिए वजाइना पे? कुछ भी, अनलेस डॉक्टर ने दिया हो।
वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसमें पानी भी नहीं डालना है। वल्वा जो बाहर का पार्ट है, जो पार्ट आपके कपड़ों को टच करता है, वहाँ आप पानी यूज़ करें, सोप यूज़ करें। अंदर जो कैनाल है उसमें कुछ भी ना करें। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जब आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप अपनी नाक बाहर से साफ़ करते हैं, नाक के अंदर कभी उंगली डाल के फेस वॉश नहीं लगाते हैं, क्योंकि नाक के अंदर का जो टिश्यू है वही वजाइना के अंदर का टिश्यू है। बाहर आपको जो करना है करिए, अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर ने आपको नोज ड्रॉप्स दिए हैं तो आप उसको डालेंगे ही ना। वैसे ही आपके डॉक्टर ने अगर आपको वजाइनल इंसर्ट करने की कोई दवा दी है, कोई मॉइस्चराइजर दिया है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंटरकोर्स के टाइम में ड्राइनेस में लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते होंगे। बहुत करते हैं और बहुत पीएच इम्बैलेंस के साथ आते हैं, बहुत इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। तो अगर इंटरकोर्स के टाइम पे ड्राइनेस हो रही है, पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ अ वजाइनल लुब्रिकेंट। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आते हैं। इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई फ्लेवरिंग ना हो, इसमें कोई कलर ना हो। फ्लेवरिंग होती है तो शुगर पड़ा होता है, शुगर पड़ा होता है तो वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर काफ़ी लोगों को कलर्स से और फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी होती है, तो जस्ट प्लेन वाटर बेस्ड अनफ्लेवर्ड लुब्रिकेंट ये बहुत हेल्प कर सकता है। लड़कों को क्या चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए? उनका तो सब एक्सटर्नल है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये इंटरनेट पे पेनिस लेंथनिंग डिवाइसेस आती हैं, बहुत ही बकवास सी, कुछ नहीं करती हैं ये। और ये दवाइयाँ जो आती हैं कुछ भी नहीं करती हैं। अगर दवा खा के किसी ऑर्गन का साइज़ और शेप बदला जा सकता था तो राइनोप्लास्टी क्यों होती है? क्यों नाक की सर्जरी होती है साइज़ छोटा बड़ा करने की? द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग इज़ सर्जरी। सर्जरी के बिना कोई पिल, क्रीम, लोशन कुछ नहीं करने वाली इतने है। सारे तो बिक रहे हैं, सारा इंटरनेट भरा पड़ा है। तो मतलब लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। सड़कों किनारे लगे पड़े हैं पोस्टर्स। लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। मतलब ये आपको लड़कों को बताना चाहिए फिर स्पेशली। हाँ, तो आपको कोई भी पिल, क्रीम, लोशन, सप्लीमेंट, दवा खाने से आपके पीनस का साइज़ नहीं चेंज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीनस साइज डजंट मैटर, बट दीज थिंग्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड योर टाइम। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल थोड़े से इंटीमेसी की फीलिंग्स कम होती है? चेंज हो सकती हैं क्योंकि हार्मोनल स्टेटस बहुत बदला है। कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। एंड अक्सर वजाइनल डिलीवरी अगर हुई हो तो वजाइना और पेरिनियम के एरिया में इंजरी काफ़ी होती है, तो सेक्स पेनफुल हो सकता है। इन दिस केस एक सेक्सुअल हेल्थ थेरेपिस्ट या फिर पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब लड़कों के बहुत सारे सवाल है क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते, बट ऑनलाइन तो उनके सवालों के जवाब दे सकते हो। सो व्हाट कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस मेजर से इश्यूज होता क्या है। होते हैं? सबसे अगर 5 बताने हो। स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, बिंज ड्रिंकिंग से इसको विस्की डिक बोलते हैं कि काफ़ी अगर किसी ने कोई बिंज ड्रिंक कर लिया तो उस दिन इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग से क्या होता है कि नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, स्मोकिंग से आपकी ब्लड वेसल्स काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड इरेक्शन तब होता है जब पीनस में ब्लड पहुंचता है, तो अगर ब्लड वेसल छोटे हो गए तो कम ब्लड पहुंचेगा, तो इरेक्शन सही से नहीं होगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, 4 बड़ी चीज़ें ही हैं। आपने वैसे कहा कि साइज या टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, ये फालतू का लड़कों पे बर्डन दिया गया है, टोकरा रख दिया है सर पे। हाँ। बट फिर भी अगर उनको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस करना हो, सो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उन्हें? पहली चीज़, ये जो लॉन्ग लास्टिंग डिले स्प्रेज वगैरह आते हैं ये बिल्कुल बकवास होते हैं। इनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, तो सेक्स करना ही क्यों है जब एनेस्थेटिक लगा के सेक्स करना है? फ़ायदा क्या है? आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप ऑर्गेज़म डिले कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज ऐसे प्रैक्टिस करी जाती है कि मान लीजिए आप यूरिनेट कर रहे हैं एंड सडनली आपको बीच यूरिनेशन के बीच में आपको स्टॉप करना है, तो एक मसल आप इंटरनली फ्लेक्स कर पाएंगे। इसके सेट्स करें कि आप 10 कीगल्स कर लिए, इसके 3 सेट कर लिए। कभी खाली बैठे, किसी को पता तो चल नहीं रहा है कि आप बैठे बैठे किसी कमरे में कीगल कर रहे हैं, तो कीगल्स कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली अपना डाइट पे ध्यान रखें, स्मोक ना करें, अल्कोहल कम पिएं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका लोअर बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व रहे, उससे पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके अलावा एक लास्ट टेक्निक होती है जिसको हम एजिंग बोलते हैं। वो ये है कि आप सेक्सुअली अपने आप को तब तक स्टिमुलेट करें जब तक आपको लगे कि ऑर्गेज़म आने वाला है, और जैसे ही ऑर्गेज़म आने वाला है आप रुक जाएं। इसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक भी बोलते हैं। और वंस दैट फीलिंग पासिस देन यू स्टार्ट अगेन। तो इससे ऑलमोस्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। इसी तरह से आपके पेल्विक फ्लोर की और पीनस की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ओके, सेक्स क्या पॉर्न देखना आपकी सेक्स लाइफ पर असर करता है? बहुत बुरी तरह से असर कर सकता है, स्पेशली अगर कंपल्सिव पॉर्न यूजेज है। थोड़ा बहुत सब देखते हैं आई थिंक,
मैं किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट मना करने में नहीं विश्वास रखती हूँ, बट हाँ उससे ऐसे आइडियाज़ मत लीजिए कि सेक्स ऐसा दिखना चाहिए, सेक्स ऐसा होना चाहिए, एंड उसको कंपल्सिव लेवल तक ना आने दें कि बिना पोर्नोग्राफी के आपको कोई स्टिमुलेशन या प्लेजर ना मिल पाए। ऐसी लेवल नहीं आनी चाहिए। हाउ टू कंट्रोल दैट? जो एडिक्टेड हो चुके होंगे उस चीज़ के, उनको क्या एडवाइस होगी आप? धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करें, किसी स्पेशलिस्ट किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें इफ़ यू आर रियली स्ट्रगलिंग। और बहुत ज़्यादा कंपल्सिव पॉर्न यूजेज बढ़ गया है आजकल, तो ये तो सीरियस इशू होगा फिर। बहुत सीरियस इशू है। बट द थिंग इज़ कि वही शर्म के मारे लोग बात नहीं करते हैं, लोग डिस्कस नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक्चुअली एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि जो मेंटल हेल्थ की टेक्स्ट बुक होती है DSM, जिसे हम फॉलो करते हैं, DSM के हिसाब से पॉर्न एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। सो दिस एडिक्शन डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट। इसको हम प्रॉब्लमैटिक या कंपल्सिव पॉर्न बिहेवियर कंजम्पशन कहते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर रहा है देन स्पीक टू अ थेरेपिस्ट जो आपको गाइड कर सकें हाउ टू नॉट हैव दिस, या साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास जाए। थोड़ा रिसोर्स का इशू है। ओके, मेन में सबसे कॉमन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है। लोग घबरा जाते हैं उनको हो गया है, बहुत कॉमन चीज़ होती है और बहुत सॉल्वेबल चीज़ भी होती है। कैसे, इस पर अगर थोड़ा उनको आपको समझाना हो जिससे परेशान है। एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है बहुत लोगों को। उनको डर लगने लगता है कि मेरी मैस्कुलिनिटी इस बेसिस पे रेट होगी, तो उस स्ट्रेस के मारे आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चली जाती है, उसमें इरेक्शन में दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से इरेक्शन तो हो जाता है पर इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, मतलब आपकी पीनस का हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत अच्छा मार्कर बन सकता है। तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट थिंग कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करें, एक्सक्यूज मी अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करें, एंड उसके बाद भी अगर इश्यूज हो रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। ये हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन फिर भी चाहूँगा एक बार में, बहुत सारे एड्स आते हैं ये लोशन या पिल्स के जिनसे कहते हैं साइज़ की, जो हम बात कर रहे थे, फिर मैं पूछ रहा हूँ डज साइज मैटर? और ये जितने भी लोशन, पिल्स या इंजेक्शन या XYZ जो भी चीज़ें आते हैं, ये कुछ काम करते हैं? अगर किसी को इरेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो कुछ डिवाइसेस हेल्प कर सकती हैं, पर साइज़ चेंज करने में कोई डिवाइस नहीं काम करती है, चाहे वो ब्रेस्ट का साइज़ हो, चाहे वो पीनस का साइज़ हो, चाहे वो वजाइना का साइज़ हो। महिलाओं के लिए साइज मैटर करता है? नहीं करता है, एक्चुअली नहीं करता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो उनको सही एजुकेशन नहीं मिली है, उनको सही से रीडायरेक्ट किया जाएगा तो वो भी सीख जाएंगे। ओके तो लड़कों को उस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत कमी नहीं है। एजुकेशन की है, नॉट साइज की। प्रीमेच्योर एजुकेशन है जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं, जिसके बड़े सारे एड्स लगे होते हैं सड़कों पे, फिर फलाने हकीम से मिलें, ये करें वो करें। ये क्यों होता है और क्या बढ़ती उम्र का असर होता है, या क्या किस वजह से ये होता है? अगेन वही स्ट्रेस का इशू होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, कभी कभी ये एक्चुअली डिजीज़ लेवल तक हो सकता है। उसमें ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बहुत हेल्प कर सकती है, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प कर सकती हैं। एंड अगर फिर भी हो रहा है, आपको होम रेमेडीज से नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक्चुअली कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो उसको डिले करने में हेल्प कर सकती हैं। लड़कियों की वर्जिनिटी का हवा होता है, लड़कों में क्या हो? लड़कों में वर्जिनिटी ऐसा कुछ होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है, कुछ है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैंने तो नहीं सुना। लड़कों में कुछ होता है ऐसा वर्जिनिटी खोने जैसा? मेडिकली किसी में नहीं होता है, ना लड़कियों में ना लड़कों में। बट अब वो लड़कियों सोशली कुछ भी बनाया जा सकता है। हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके ठीक है, यानी लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जो कॉफी विद करण बैठ के बताते रहते हैं कि आई लॉस्ट 18, या तो सलमान खान सही थे इसका मतलब कि आई एम स्टिल वर्जिन। वो तो एक अपना सोशल कॉन्सेप्ट है कि आपने कब डिसाइड किया। किसी के लिए किस करना वर्जिनिटी का लॉस होता है, किसी के लिए सेक्स करना वर्जिनिटी का लॉस होता है। ऐसे तो डेफिनेशन हो जाएगी ओरल सेक्स वर्जिनिटी है कि नहीं, पेनिट्रेटिव सेक्स वर्जिनिटी क्या है, कहाँ है। एवरीबडी डिसाइड्स फॉर देमसेल्फ। जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? जिम करने से आपका पेल्विक फ्लो स्ट्रांग हो सकता है, तो हाँ आपका स्टैमिना बढ़ सकता है। बट ये है कि लोग जो घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टैमिना ख़राब हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ओके, हेल्दी प्रैक्टिसेस जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरकोर्स के बाद? इंटरकोर्स के बाद women should always pee after having sex. यूरिनेट करने से उनका जो यूरेथ्रा होता है, जो ट्यूब होती है जो उनके ब्लैडर को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ काफ़ी बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है, छोटे छोटे कट्स हो सकते हैं। इसके अलावा दही वाले बैक्टीरिया
वो यूरेथ्रा में, वजाइना में नहीं। उसके अलावा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि सेक्स के बाद तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। ये वाला प्रॉब्लम, लोगों को इमोशनल इंटीमेसी का लैक होता है। उसके अलावा क्लीन अप करें। आइडियली यू वांट टू मेक श्योर कि कोई भी फ्लूइड आपके ऊपर लगा ना रहे, स्पेशली फोर स्किन के अंडर, बिकॉज वहाँ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो जम सकता है। और क्या, कई लोग सेक्स शेड्यूल करते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस आई थिंक, बिकॉज आजकल के ज़माने में वही हमारा सबसे बड़ा देवता, सुपर हीरो दुनिया का, स्ट्रेस हर चीज़ के रास्ते में आ जाता है। तो एटलीस्ट एक कैलेंडर इवेंट है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आपको पता है कि इस समय और कुछ इंटरफियर नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं, ये वो सेक्स ही नहीं कर पाते हैं बहुत दिनों तक, वो पार्टनर से इंटीमेसी चली जाती है। इट कैन बी अ हेल्पफुल थिंग इफ़ यू लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ। बट ये इसमें फिर आप इमोशन, जैसे आमतौर पर मानते हैं कि इमोशंस आपके इन्वॉल्व हो गए, इसमें तो फिर आपको एक्ट करना पड़ेगा या बहुत अलग तरीके से एफर्ट डालने पड़ेंगे। पर वो एफर्ट का टाइम भी ना, तो ये वही बात हो गई कि डेट पे जाना तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ हो गई। कोई डेट पे भी जाता है तो शेड्यूल करके ही जाता है। मेक सेंस। ओके, हेल्दी सेक्सुअल बाउंड्रीज क्या है? कभी भी किसी भी कोअर्शन में, किसी प्रेशर में आके कुछ भी ना करें। जो आपका दिली इच्छा हो, जो आप कंफर्टेबल हो जिस चीज़ के साथ करना, वो ही करें। एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर को कभी कोअर्स या प्रेशराइज ना करें। एंड फील फ्री टू एक्सप्लोर योर ओन बॉडी। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपने आप को जानने में, तो अपने आप को जानिए और अपने बाउंड्रीज बहुत अच्छे से जानिए कि क्या ओके है क्या नहीं है आपके लिए। इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। क्या अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है? क्या सवाल है। इफ यू आर इनटू इट, इफ योर पार्टनर इज इनटू इट, व्हाई नॉट? या ये खराब बात है? नहीं, खराब क्यों है? वही शर्म वाला वही प्रॉब्लम आ जाता है ना। इफ बोथ पार्टनर्स आर इनटू इट, व्हाई नॉट? कोई, आई थिंक सेक्सुअल हेल्थ का सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो है हम शेम इतना ज़ोर से इस कॉन्वर्सेशन में लेके घुसते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो हो भी सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो आई थिंक फिगरिंग आउट आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या करता है, क्या अच्छा रहता है। इज इट मूड और इज इट इंटेंशन? इट्स बोथ। और प्लानिंग? इट्स बोथ। इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट। मूड भी है, इंटेंशन भी है। ओके, कई बार लोग अपने पार्टनर से बोर हो जाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी कपल्स जो शादी की 2 साल में बोर हो गए। घर की मुर्गी दाल बराबर, नो मैटर हाउ गुड ही और शी इज, बोर हो गए। फिर उस बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर्स पे जाइए, आप अपनी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करिए, आप आप अपनी लाइफ एक साथ बिल्ड करिए। अब ये है कि अब हम इतने डोपामिन डिराइव्ड इंडिविजुअल्स हो गए हैं, हमारी आदत पड़ गई है यूँ स्क्रॉल करने की, हर 5 सेकंड पे नई नॉवेल्टी देखने की, कि थोड़ा ब्रेन भी रिवायर हो गया है, हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो गया है। तो एज अ स्पीशीज़ वी आर इवॉल्विंग। पर वही है, मतलब एफर्ट डालते रहना है, इंटेंशन होना चाहिए और मूड होना चाहिए। ओके, सेक्स के बिना प्यार अधूरा है? पर्सनल डिसीजन, वही ये सेक्सुअल वाला कॉन्वर्सेशन। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि I'm going to skip this answer. Okay, everyday sex is good? It can be for somebody जो ऐसा, जिसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो। ये बात का ध्यान रखना है कि इतना सेक्स ना हो कि दोनों पार्टनर में किसी को इंजरी होने लगे। अदरवाइज आपको दिन में जितनी बार करना है करिए, खुश रहिए सब। ओके, क्या नाम है, एजैकुलेशंस एंड ऑर्गेजम्स पेल्विक फ्लोर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे वेट लूज होता है? आई थिंक 1 घंटे के सेक्स में 360 कैलोरी बर्न होती हैं। इतना स्विमिंग में भी हो जाती हैं, तो मतलब इट्स अ चॉइस। तो स्विमिंग आपको कैसे पानी में डूबना है, इट्स योर डिसीजन। किस करने से वेट कम होता है? पर आवर 36 कैलोरीज, बहुत कम है। वेट लॉस करने के लिए किस ना करें, किस करने के लिए किस करें। सुपर। सेक्स के लिए उम्र मायने रखती है और इज इट फॉर यंगर पीपल ओनली? अरे बूढ़े लोग बहुत सेक्स करते हैं। हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग सेक्स नहीं करते। मिर्ज़ापुर देखी मैंने भी। मिर्ज़ापुर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता है, बट हाँ मतलब बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। मेरी मम्मी की एक पेशेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी शायद लेट 40s में हुई थी। तो आई मीन इट्स नॉट दैट ओल्ड पीपल डोंट हैव सेक्स। सेक्स एजुकेशन हर उम्र के लिए ज़रूरी है? हर उम्र के लिए एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बच्चों को मैथ्स ये नहीं पढ़ाते हैं कि आज ही बेटा बैठ के तुमको प्लस माइनस से लेके कैलकुलस तक सब समझा देंगे, वैसे ही हमें सेक्स भी यहाँ से लेके वहाँ तक एक दिन में नहीं सिखाना होता है।
जिस एज पे बच्चे को, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको आप ये सिखाइए कि बॉडी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। हम बच्चे को नहाते नहाते सिखाते हैं, बेटा ये कान है, इसको ऐसे साफ़ करते हैं, ये शैम्पू है, इसको ऐसे बाल साफ़ करते हैं, ये शेम शेम है। ये शेम शेम क्यों है? इसका नाम नहीं है, बाकी हर ऑर्गन का नाम है। तो छोटी उम्र पे ये सिखा दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुए तो उसको बता दीजिए भाई बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं प्यूबर्टी पे। लड़कियों के ब्रेस्ट आने लगते हैं, आर्म पिट में बाल आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगता है। धीरे धीरे मतलब बिना शर्म के ये कॉन्वर्सेशन रखेंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है इंडिया में, चाहे हम इस बात को डिस्कस करना चाहें या ना करें। एंड वो शेम शेम वाला कॉन्सेप्ट बच्चों में घुस जाता है तो उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलत किया है कि ये तो शेम शेम है। तो एम्पावरिंग दैम विद द फैक्ट्स अबाउट द बॉडी, मैं इसको सेक्स एजुकेशन नहीं बोलती हूँ, मैं इसको बॉडी लिटरेसी बोलती हूँ। एंड आई थिंक जैसे ही हम वो सेक्स वाला वर्ड हटा देंगे ना, हम बॉडी लिटरेसी वाले एंगल से इसे अप्रोच करेंगे तो और लोग इसको एम्ब्रेस करने लगेंगे। मैंने आपको एक वीडियो देखा था कि चाइल्ड इरेक्शन का, बेबीज़ का। एक तो पहले तो वो कहाँ से खरीदा था? हर गायनेकोलॉजिस्ट के घर में ऐसे मॉडल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेरी मम्मी से मुझे विरासत में ये सब बहुत सारे मिले हैं। तो छोटा बच्चा बड़ा क्यूट सा लग रहा था वो। तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? तो और क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही हैं? यही तो बात है, ये हमारे दिमाग में ये है कि ये गंदी चीज़ है। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है ना, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेल बेबी होता है, तो उसमें भी हमने अल्ट्रासाउंड्स में देखे हैं कि उनको इरेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टिश्यू डेवलप कर रहा है। ये इवेंचुअली एक चीज़ आगे है जो होने वाली है, तो वो बॉडी उसकी भी तैयारी कर रही है। एंड छोटे बच्चों में भी होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्शुअली अराउज्ड हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने कमेंट्स में शेयर किया था कि जब मेरे साथ पहली बार हुआ मैं तो डर गई, या मैं डर गया, मैं बच्चे का डायपर बदलने गया और देखा उसको इरेक्शन हो रहा है। तो इट्स जस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मतलब उनका बच्चा कुछ अभी नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है दिमाग से उतना। बट वो रील बहुत फनी थी मुझे। थैंक यू। ओके, अपने शरीर से प्यार करना सेक्स की टूवर्ड्स पहला कदम है? 100%। और अपने आप से प्यार करने का भी पहला कदम है। अपने शरीर से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना। ट्रू। तो बॉडी लिटरेसी कितनी ज़रूरी है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, तो आप कैसे उससे प्यार करेंगे? बॉडी लिटरेसी में क्या क्या हर इंसान को जानना चाहिए, लड़के लड़कियों को? आपके ऑर्गन्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या सिम्टम्स अबनॉर्मल हैं, क्या सिम्टम्स नॉर्मल हैं, किस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, कहाँ पे कुछ अलग दिख रहा हो तो इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। ये बेसिक नॉर्मल अबनॉर्मल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या बिना लक्षण भी STI हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड 50% ऑफ STIs में कोई सिम्टम नहीं होता है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसे हम। इसलिए STI टेस्ट रूटीनली कराना बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी टाइम आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ करिए जब तक आपका STI स्टेटस क्लियर नहीं है दोनों का। ओके, शादीशुदा लोगों को भी करवाना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन ज़रूरी हो STI लेने के लिए। काफ़ी सारी STIs कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। तो आपने किसी सरफेस पे से कोई वायरस उठा लिया और फिर आपने अपने जेनिटल्स को टच कर लिया, पहुंच गया वहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर साइलेंट। इनफैक्ट ट्यूबरकुलोसिस बहुत होता है जेनिटल्स में, लोगों को पता नहीं होता है, लोग TB सिर्फ फेफड़ों में समझते हैं, तो जेनिटल्स में भी TB होता है। और इंडिया में इनफर्टिलिटी होने के सबसे बड़े कॉमन कॉजेज़ में से एक वही है। एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था जब मैंने लोगों से पूछा कि आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है, आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। मेलेनिन इन एरियाज़ में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर। इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है। तो जेनिटल स्किन इज़ डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। ओके, HPV से कैसे बचें और HIV और HPV में क्या डिफरेंस है? दोनों एक वायरस हैं। HIV से इन्फेक्शन के बाद ओवरऑल ओवर टाइम आपको एड्स हो सकता है। HPV से इन्फेक्शन से ओवरऑल ओवर टाइम आपको सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, पीनस का कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। HIV से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करने हैं सेक्सुअली, और बाकी मतलब ब्लड टेस्ट लेते समय, कोई भी नीडल यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग इज़ क्लीन। HPV से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ कॉन्डम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज HPV टच से फैल सकता, मतलब सेक्सुअल टच से फैल सकता है। तो
HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वैक्सीन. 9 साल से 45 साल हर इंसान लगवा सकता है, चाहे लड़का चाहे लड़की. ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को लगवानी चाहिए. ये ज़रूर है कि जो यूट्रस का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का मोर देन 90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर आर लिंक्ड विद HPV. तो ये दुनिया का एक लौता ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है. एंड मैं इसका इतना बड़ा मोर्चा उठाए इसलिए बैठी हुई हूँ इज़ बिकॉज इंडिया वर्ल्ड लीडर है सर्विकल कैंसर से डेथ्स में. दुनिया का एक लौता प्रिवेंटेबल कैंसर, उसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मरती हैं. कितनी शर्म की बात है. तो अगर अफोर्डेबल है, 2,000 रुपये की सबसे सस्ती डोज आती है पर डोज. 3 डोजेज़ लगती हैं अगर आप 15 से 45 के बीच के हैं. अगर आप 9 से 15 के हैं तो 2 डोजेज़ लगती हैं. इफ़ इट्स अफोर्डेबल डेफिनेटली वैक्सीन लगवाइए. महिलाओं में एक बड़ा कई बार सुनाई पड़ता है कि डार्क कलर के अंडर गारमेंट पहने वो भी कैंसर होता है, स्पेशली ब्लैक कलर. बकवास. और कुछ नहीं बोलूँगी मैं. बकवास. ये किसने सब बातें फैलाई हैं फिर ये सब? भगवान जाने. ये आपने सुनी है? बहुत आता है. ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, डार्क अंडरवेयर पहनने से कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा ना पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा. किसी भी चीज़ को बोल देते हैं कैंसर हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. जिस कलर का ब्रा पहनना है, जिस कलर की अंडरवेयर पहननी है, अंडरवायर पहनना है नहीं पहनना है, रात में पहनना है नहीं पहनना है, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन. ब्राज आर अ फैशन चॉइस. ब्राज का हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. उनके कलर्स का भी नहीं, उनके कलर से भी नहीं. स्पेशली ब्लैक को लेकर बड़ा टैबू में जब पढ़ रहा था रिसर्च में, तो बहुत सारे ये भी आए थे. बहुत लोग सोचते हैं ये, पता नहीं क्यों. ओके. सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज़म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है. तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे. बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, इट्स जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है. ओके. एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए था. हाउ डू यू बैलेंस सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ एज फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर आल्सो? इतना सोचती नहीं हूँ मैं. जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. कभी सोचा नहीं? नहीं. सोच के देखो एक बार. मुझे लगता है इतना फिलोसोफाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीज़ों को. ओके. आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए. आपको कभी कोई डीएम पढ़ के खुशी मिली कि कुछ, क्योंकि आपने कहा ना एक मोर्चा आपने फैला रखा है, तो कभी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन आया कि कुछ जो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि गालियाँ तो हमें सबको पता लग रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, बट कुछ कुछ होता होगा ना कि लाइफ चेंज हो गई, या कुछ एक मोमेंट रहा जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब वर्दी है? एक तो मम्मी जब भी मेरा कंटेंट देखती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. बट 2 DMs हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. पहला वो था कि एक लड़की ने मेरी रील देख के HPV वैक्सीन लगवाई और उस दिन अपने ट्रेनर को जाके बताया कि आज ना मैं आर्म वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वैक्सीन लगी है, कल मुझे दर्द हो रहा है. तो ट्रेनर को लगा कि ये गब्बाजी मार रही हैं. उन्होंने कहा अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है. उन्होंने पूछा वैक्सीन के बारे में, लड़की ने सब बताया. ट्रेनर ने बोला ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी लगवाता हूँ. अगले दिन अपनी वाइफ को ले गए HPV वैक्सीन लगवाने. पैप स्मीयर किया, पता चला उनकी वाइफ को स्टेज 1 सर्विकल कैंसर था. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रील किसी को कैंसर डायग्नोस हो पाया टाइम पे. और ऐसे ही मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था कि आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए. और एक लड़की ने अपना एग्जामिन किया, 1 2 3 मेथड में बोलती हूँ इसे, एंड उनका ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव निकला. एंड शी वॉज एबल टू गो टू द डॉक्टर इन टाइम एंड शी इज़ नाउ कैंसर फ्री. इंटरेस्टिंग. बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा इन सब चीज़ों से. पर जब कोई आके आपको इतनी पर्सनल बात शेयर करे तो इट्स समथिंग दैट ऑलवेज लिव्स इन योर हार्ट. मैं रोज़ ऐसे 3-4 स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ जब भी कोई मुझे अच्छा मैसेज भेजता है कि आपकी हेल्थ एजुकेशन से मेरी लाइफ में ये हुआ. तो व्हाट इज़ योर लॉन्गर गोल? लाइक क्या चाहते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपके गोल? मेरे 2 लाइफ गोल्स हैं. पहली चीज़, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में HPV वैक्सीन आ जाए, हर बच्चे को HPV वैक्सीन लगे. इंग्लैंड में पिछले 15 साल से लग रही है और उन्होंने लड़का लड़की हर किसी को, और उन्होंने ओवर 10 years ऑफ टाइम ये देखा कि उनके कंट्री में 90% रिडक्शन हो गया सर्विकल कैंसर के केसेस में. तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन. ये मेरिकल नंबर है, हम ऐसे नंबर्स मेडिसिन में नहीं देखते हैं. सो आई वांट द HPV वैक्सीन ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल. मरने से पहले एक ये काम करना है, और दूसरा कि बॉडी लिटरेसी या सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट तक पहुँचे और बच्चों के स्कूल में इम्प्लीमेंट हो और हर बच्चा बिना शर्म के अपने शरीर में जीना सीखे. ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग. आपकी मम्मी नहीं परेशान करती हैं शादी पे बच्चे के लिए? मैं डिवोर्स्ड हूँ. बच्चों के लिए नहीं परेशान करती? मैं एग फ्रीज कर चुकी हूँ. परेशान नहीं करती बच्चों के लिए? नहीं, मेरी मम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मुझे भी जानती है. उनको पता है जब मेरा मन करेगा मैं somehow or the other I'll make it happen.
ओके अगर किसी को बेबी प्लान करना हो, स्पेशली फीमेल को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? ईट हेल्दी, डोंट स्मोक। एज बहुत मैटर करती है लड़कियों को। जब आप डिसाइड करें प्रेग्नेंट होने का, जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आप कुछ मल्टीविटामिन्स आपको शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एंड अगर आपकी एज 35 से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गो टू अ डॉक्टर, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास। एंड अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन गो टू अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ औरतों के मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेल के भी इश्यूज़ होते हैं, कपल के भी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया आगे आ गई है, तो यूज़ दैट साइंस एंड टाइम ना वेस्ट करें। टैटू बनवाने से कुछ इशू होता है स्पर्म पे या खुशी मिलती है लाइफ में। नहीं, आपके हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप ये देख रहे हैं कि जो नीडल है वो फ्रेश है, क्योंकि नीडल से ब्लड का एक्सपोजर है तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस तरह से। तो जब भी टैटू बनवाने जाएं, देखिए आपके सामने उन्होंने फ्रेश नीडल खोली हो। उससे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा? इन्फेक्शन ना हुआ तो हाँ, मतलब अगर नीडल फ्रेश है तो। हाँ। ओके नाइस। 5 बातें जो सेक्स एजुकेशन के बारे में सबको जाननी चाहिए। आपको हर सेक्सुअल एक्ट के लिए कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, एनल, ओरल, वजाइनल। HPV वैक्सीन हर किसी को लगवानी चाहिए। आपका शरीर जैसा है नॉर्मल है, उसमें कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। पॉन से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप में ख़राब ना फील करें। वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। साइज मैटर नहीं करता है? साइज मैटर नहीं करता है। ऑर्गेज़म से खुशी मिलती है लाइफ में। जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। पी स्पॉट थैंक यू। पी स्पॉट डिस्कवर करने के लिए लड़कों को बहुत मेहनत करें। काफ़ी मेहनत है। ये टैटू की कहानी क्या है? ये टैटू की कहानी है, इसमें लिखा है डॉग ब्लेस साइंस, गॉड ब्लेस साइंस की जगह। डॉग ब्लेस साइंस? सो आपको पता है कि साइंस के बहुत सारे इन्वेंशंस में डॉग्स हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। ये डॉग है जिसने एक स्पेस हेलमेट पहना हुआ है। स्पेस में पहला क्रिएचर कौन था? एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। ओके। सो रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्चुअली मॉस्को की सड़कों से एक स्ट्रीट डॉग उठाया, उसको स्पेस शटल में रखा और भेज दिया ऊपर। सो दिस इज़ अ टेस्टामेंट टू डॉग्स, जिन्होंने हमारी साइंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ाई है। पहला ब्रेस्ट इम्प्लांट एक्चुअली डॉग्स में लगा था। फर्स्ट क्रिएचर इन स्पेस वाज अ डॉग। इंसुलिन रिसर्च डॉग्स। पैवलोव की थ्योरी जो साइकोलॉजी का बहुत फाउंडेशनल चीज़ है, कंडीशनिंग क्या होती है, डॉग्स। तो डॉग्स हैव ब्लेस्ड साइंस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है। नहीं, लड़कियों को कुत्तों से मोहब्बत होती है। हाँ, बढ़िया क्यूट क्रिएचर्स होते हैं, क्यों नहीं होगी मोहब्बत। और दूसरा मुझे साइंस से बहुत मोहब्बत है, तो मैंने कहा दोनों को ऐसे मिला दिया जाए। ओके। सिर्फ ये टैटू है? एक और है यहाँ पे मेरे भाई के लिए, वो डेक्स्टर्स लैब एक आता था कार्टून, तो मैंने डेक्स्टर की लैबोरेटरी, जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार, मैंने उसका टैटू बनवाया, क्योंकि मेरा भाई मेरे घर में सबसे होशियार है और मेरा भाई और मैं बहुत क्लोज हैं। तो ओके नाइस। अनाप शनाप टैटूज का मुझे शौक है। इंटरेस्टिंग। मुझे लगा एक्स के नाम पे लिख दिया होगा पहला वर्ड। इतना फुटेज नहीं देना। और डॉग्स बहुत क्यूट होते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है लाइफ में। सुपर। ओके, समराइज करते हुए 5 ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी मिथ है और आप चाहते हो कि ये क्लियर होना चाहिए। जैसे एक तो आपने बता दिया कि अंडरगारमेंट में आप ऐड कर सकते हो। 5 ऐसी चीज़ें जो मैन या वुमेन दोनों मिलाकर चाहो आप बता सकते हो, जो बहुत मिथ है और लोगों को क्लियर करना चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज बुरी चीज़ नहीं होती है। वजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल तरीका है जिस तरह से आपका वजाइना अपने आप को साफ रखता है। पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन होना या हैवीनेस होना, ये भी अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कैंसर का लक्षण नहीं है, ये PMS का पार्ट होता है। पीनस का साइज़, ब्रेस्ट का साइज़, वजाइना का साइज़ ना मैटर करता है और ना ही चेंज किया जा सकता है बिना सर्जरी के। अंडरगारमेंट्स हाँ, अगर लड़कियों का अंडरवेयर ब्लीच हो जा रहा है, पर्टिकुलरली वो जो वल्वा का एरिया होता है, काफ़ी लड़कियां इससे परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपना अंडरवेयर सही से धोया नहीं है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने सही से नहीं धोया है, ये इसलिए होता है क्योंकि वजाइना का pH जो है वो एसिडिक होता है, दही वाले बैक्टीरिया, एंड वो ब्लीच कर देता है आपके अंडरवेयर को। और 5वीं चीज़, पीरियड के टाइम पे मेरे सारे
टॉपिक्स विमेन हैवी हैं, बट पीरियड के टाइम पे दर्द की दवा लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको आगे फर्टिलिटी में इश्यूज नहीं है, और कैंसर नहीं होता कपड़े पहनने और कैंसर नहीं होता है काले अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स पहनने से। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके रिसर्च में काफ़ी स्टैंड आउट कई किया होगा। बार आया, लोगों ने कई बार इसको मेंशन किया, तो मुझे लगा कि ये मतलब ये तो बहुत अजीब सा मिथ था। ये बिना बात को कलर से कैसे ये कैंसर हो वैसे से सकता था है? जिससे बचपन में सुना चाय पीने से काले आते हैं। अरे बाप रे। हाँ, हमारी एक पेशेंट थी, वो अपनी बहू को जामुन नहीं खाने देती थी, बोलती थी कि बच्चा काला होएगा। हाँ, मतलब मैं तो दिन में 10 कप चाय पीता हूँ अगर लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई एम It's been a श्योर कि pleasure. काफ़ी लोगों को आनंद आएगा जानकारियों के माध्यम से। उम्मीद करूँगा कि इस जानकारियों के थ्रू जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर नेक्स्ट टाइम शायद मैं और ज़्यादा प्रिपेयर होकर और थोड़ा सा लेस कॉन्शियस होकर अगली बार एक और पॉडकास्ट हम करेंगे। बट एनीथिंग यू वांट टू से? Orgasms are good for health and your body is wonderful the way it is. Thank you for और डीएम having करके me. परेशान मत करना यार, हाँ, मतलब गाली वाली मत दो यार, कोई बात नहीं, सवाल पूछ के परेशान कर फॉलो लो। कर सकते हो। सवाल पूछ के परेशान कर ले, मम्मी के यहाँ पेशेंट बनकर जा सकते हो। अगर आप महिला हैं तो। हाँ। हमारे गायनेकोलॉजी का अस्पताल है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये आईवीएफ सेंटर में मनचाहे बच्चे आते हैं? मतलब वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि आई कलर चूज कर लेंगे, नहीं ऐसा अभी वहाँ, इंडिया में नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँची है। ओके, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू बच्चे ज़्यादा सेफ कहाँ पर है? क्योंकि मैंने एक आईवीएफ पॉडकास्ट किया था, सो शी टोल्ड मी कि जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग बच्चे, हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं। ये कर सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डिजीजेज हों, जैसे सिंधीज़ में थैलेसीमिया काफ़ी मिलता है, तो हम मैरिज से पहले जेनेटिक काउंसलिंग एडवाइस करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पूरी दोनों तरफ फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, तो ऐसे कुछ जेनेटिक हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एम्ब्रियोज़ में देख करके, एम्ब्रियो की टेस्टिंग करके। बट ये नहीं है कि आप उसके बेसिस पे आँख का कलर, बाल का कलर, हाइट, ये सब चूज़ कर सकें। कुछ बेसिक मेडिकल डायग्नोसिस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लड़का लड़की चूज होता है, पर इंडिया में नहीं होता है, बाहर होता है। मुझसे किसी ने कहा था कि आईवीएफ वालों में अक्सर आप देखना लड़के लोग पैदा होते हैं। मैं तो कहने वाली थी लड़की ज़्यादा पैदा होती हैं, बट आई थिंक इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। जो बेबी का सेक्स होता है वो स्पर्म डिसाइड करता है, एग नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि एग्स सारे एक्स होते हैं। अब वो स्पर्म एक्स आ रहा है कि XY आ रहा है, मतलब मर्द ये डिसाइड करता है कि बच्चा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। जो औरतों पे बोझा डाल दिया जाता है इस बात का, हाँ। एक्चुअली वो आदमी से डिसाइड होता है। तो मतलब औरतें कई सदियों तक जो गाली खा रही थी या बिना प्रेशर झेल रही फ्री थी, फंड में, बिना साइंस की ये वजह मर्द से। है। बट मर्द भी लॉजिकली कहाँ डिसाइड करता? उसको ऑप्शन थोड़ी ना कि दिमाग में तुमको ऑप्शन मिला कि लड़की होगा लड़का होगा। हाँ, नहीं ऑप्शन थोड़ी मिल रहा है, वो तो हाँ। स्पर्म चूज कर रहा है। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इट कुड बी एग, क्योंकि ऐसा है साइंस सो कहती इसको है। आप फाइनली जो वो एक कॉन्सेप्ट थ्योरी बनाई गई थी कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, भगवान का ही आशीर्वाद होते हैं एक्चुअली। हाँ, वहीं से सारा डिसीजन हो रहा है। कि ये लड़का होगा या लड़की होगा। हाँ, बट हाँ, इंडिया के बाहर आप जेनेटिकली टेस्ट करा के कुछ कंट्रीज़ में यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा सेक्स चाहिए, बट इंडिया में PCP NDT लॉज के अगेंस्ट इट इज़ नॉट लीगल एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, किसी को अगर ट्विंस चाहिए हो तो क्या IVF is it में possible? ट्विन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम सक्सेस मैक्सिमाइज करने के लिए काफ़ी सेंटर्स में ढेर सारे एम्ब्रियोज एक साथ डाल दिए जाते हैं। तो अगर 2 इम्प्लांट कर गए तो ट्विन्स हो जाएंगे। आजकल की जो नई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, बट पहले ये होता था कि बहुत सारे कर दिए जाते थे। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू ज़्यादा इजी एंड सेफ क्या है? IVF babies are as healthy and as safe as non-IVF babies. बट इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? इंजेक्शन लगते हैं 10 दिन, थोड़ा Okay. डिफिकल्ट होता है। प्लस ऑल्सो बिकॉज फेलियर काफ़ी हाई होता है, तो मतलब बेस्ट ऑफ सेंटर में आप 35% बोल सकते हैं, उससे ऊपर एलिवेटेड नंबर्स हैं। तो इंजेक्शन लगने में लॉस का जो रिस्क रहता है, आप इतना एनालाइज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इमोशनली भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इतने खुश रहते हैं कि why not? I mean, if somebody wants a baby and we have the technology to make it happen, why not? What is the weirdest question someone has asked you? मेरी वाइफ का साइलेंसर गोरा कैसे करें? ये काफ़ी पुराना है, पर मैं इसको भूल ही नहीं सकती हूँ। ऐसे काफ़ी अनोखे DMs आते हैं मेरे पास। Lovely talking to you. It's been a pleasure. Thank you. Thank you so much.